हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डोसेज फॉर्म के बारे में और डोसेज फॉर्म में भी स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं टैबलेट। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म मतलब मेडिकामेंट नॉन मेडिकामेंट का कॉम्बिनेशन इज नोन एज डोसेज फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डोसेज फॉर्म होते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है वो ऐसा क्यों है कि मिक्सर ऑफ मेडिकामेंट एंड नॉन मेडिकामेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट, ऐसी तीन चीजें इसमें क्यों बताई गई हैं? क्योंकि कोई भी डोसेज फॉर्म यानी कि कोई भी मेडिसिन जब आप लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंपोनेंट ही नहीं होता है, उसमें नॉन ड्रग कंपोनेंट भी होता है। नॉन ड्रग कंपोनेंट मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप पीते हैं सिरप, अब सिरप में जो वाटर एक पार्ट होता है यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है वाटर जो उसमें ऐड करते हैं, विदाउट वाटर सिरप तो बनेगा नहीं। तो जब सिरप में जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या वाटर का फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी पे कुछ है? क्या वो हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज ला सकता है? नहीं। बट क्या है वो? नॉन ड्रग कंपोनेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसी वाटर के अंदर हम जब मेडिसिन मिक्स कर देंगे तब वो बन जाता है सिरप। यानी कि जब मेडिसिन मिक्स कर रहे हैं किसमें? वाटर के अंदर, यानी कि ड्रग कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर? नॉन ड्रग कंपोनेंट के अंदर। उसी को कहते हैं डोसेज फॉर्म। इसी तरीके से सारे के सारे डोसेज फॉर्म में नॉन ड्रग कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट, अभी आप टैबलेट में कोई ऐसी टैबलेट खा रहे हो जिसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत पोटेंट टैबलेट है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में वो हमारे बॉडी में बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल चेंज लाती है, तो उसको आप डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों बताऊं? अगर आपके पास डोसेज फॉर्म में नॉन ड्रग कंपोनेंट नहीं है तो उसका टैबलेट फॉर्मेशन होगा ही नहीं। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट आती है अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम जैसी टैबलेट जो आती है उसमें 0.25 mg, मतलब 1 mg भी नहीं, 0.25 mg की टैबलेट आती है जो आपको टैबलेट फॉर्म में खानी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जब 0.25 mg को आप वेट करोगे ना तो उसको अगर पंखे की हवा भी तेज रहेगी तो वो उड़ जाएगा पाउडर, इतना कम क्वांटिटी होता है उस पाउडर का। अब उस पाउडर यानी कि ड्रग कंपोनेंट का इतना कम क्वांटिटी होता है, अब उसको कन्वर्ट करना है टैबलेट में तो उसको पंच करना पड़ेगा, है ना कहीं तो पंच करना पड़ेगा। जब उसको आप पंच करेंगे तो आपको लगता है कि कहीं दिखाई देगा, वो दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे टाइम पे हम लोग उसमें शुगर पाउडर मिक्स करते हैं, जैसा जो हम लोग ने बेसिकली सुना है शुगर पाउडर, जैसे कि सुक्रोज हम लोग उसमें ऐड करते हैं, लैक्टोज हम लोग उसमें ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, वो उसकी जो क्वांटिटी है, जो 0.25 mg की क्वांटिटी है वो बढ़ के 10 mg तक हो जाती है। उससे क्या है कि अब उसको अगर आप पंच करोगे तो 0.25 mg का जो ड्रग कंपोनेंट है उसके साथ में जो 10 mg का आपने क्या ऐड कर दिया है, नॉन ड्रग कंपोनेंट शुगर पाउडर, वो दोनों साथ में पंच करोगे तो टैबलेट पंच हो जाएगी और उस 10 mg के टैबलेट के अंदर आपका 0.25 mg भी ड्रग कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो देखो यहां से आपने सीखा होगा कि ड्रग कंपोनेंट के अंदर नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड किया और उसके बाद आपका टैबलेट बना। तो उस टैबलेट की किसका एग्जांपल था? डोसेज फॉर्म का एग्जांपल था। तो उसी तरीके से हम डोसेज फॉर्म को समझेंगे कि डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकामेंट एंड नॉन मेडिकामेंट विथ सुटेबल एक्सिपिएंट। अब सुटेबल एक्सिपिएंट तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आपने उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दिया, आपने उसमें कोई कलर ऐड कर दिया, आपने कोई उसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर दिया, वो होता है सब लाइक नॉन ड्रग कंपोनेंट के अलावा सुटेबल एक्सिपिएंट। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सिपिएंट। तो इस तरीके से तीनों चीजों को मिलाने के बाद आपका बनता है डोसेज फॉर्म, यानी कि कोई भी दवाइयां ऐसे ही बनती हैं। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि टैबलेट क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैबलेट। तो बट टैबलेट से जानने से पहले हम डोसेज फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और भी देख लेते हैं। जैसे कि डोसेज फॉर्म क्या होता है, अब यहां क्या लिखा है उसको एक बार रीड करेंगे। अ डोसेज फॉर्म में बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकामेंट प्लस नॉन मेडिकामेंट, ठीक है, एंड मिक्सर ऑफ सुटेबल एक्सिपिएंट। यानी कि यहां पे हमने तीन चीज देखी, 1, 2 और 3, ये तीन के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसको कहते हैं डोसेज फॉर्म। ठीक है, अब डोसेज फॉर्म का कितना क्लास होता है? तो डोसेज फॉर्म तीन टाइप के आते हैं, उसमें अगर क्लास देखने जाएंगे तो पहला आता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके बाद एक और आता है लिक्विड, उसके बाद एक आता है सेमी सॉलिड। अब क्या है, यहां पे हम लिक्विड और सेमी सॉलिड तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज पढ़ना टैबलेट है, इसलिए हम सिर्फ सॉलिड डोसेज फॉर्म पे ही फोकस करेंगे। पर तो भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या है तो मैं बोलूंगा उसका क्लासिफिकेशन है सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर क्या है अभी ये पढ़ेंगे। जब हम सिरप पढ़ेंगे तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आता है हम वो पढ़ेंगे। जब हम ऑइंटमेंट और क्रीम के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर भी क्या क्या आता है,
दो चीजें आती है, एक तो आता है एक्सटर्नल यूज के लिए, एक आता है इंटरनल यूज के लिए। यानी कि ऐसी दवाइयां जो बॉडी के अंदर हम लोग यूज करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर, यानी कि आप उसको ओरली लेते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनली यूज। अगर आप बॉडी के बाहर उसको अप्लाई करते हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, वहां लिक्विड कुछ भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल में देखो इंसुफिलेशन आता है, डस्टिंग पाउडर आता है, स्नफ आता है, डेंटिफ्राइसिस आता है, ये सब प्योर पाउडर है, ये सब प्योर पाउडर है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ठीक है। इंसुफिलेशन हम लोग इंसुफिलेटर में यूज करके लेते हैं, इस लाइक के कहीं आपको नाक में कहीं कैविटी के अंदर पाउडर डालना है तो उसमें एक इंसुफिलेटर होता है, इस तरीके से एक बल्ब होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेडिसिन है आपका, वो मेडिसिन को डाल दो और फिर इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका जो पाउडर है वो बाहर आता है, और जिस भी कैविटी में डालना है आपको उस पाउडर को डाल सकते हैं। तो वो एक तरह से एक नॉर्मल पाउडर ही होता है जो मेडिकेटेड पाउडर होता है। उसके बाद डस्टिंग पाउडर, तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, डस्टिंग पाउडर जैसे कि आप लोग यूज करते हैं, एब्जॉर्ब पाउडर, कैंडिड पाउडर, ये सब जो पाउडर होता है जो आप लोग यूज करते हो, फॉर एग्जांपल गर्मियों में घमौरी वगैरह में यूज करते हो, फंगल इन्फेक्शन पे यूज करते हो, वो सारे चीज डस्टिंग पाउडर में आता है। उसका एग्जांपल है क्लोट्रिमाजोल का पाउडर। अब उसके बाद आता है स्नफ। स्नफ क्या होता है? स्नफ आपने देखा होगा कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब बहुत ज्यादा कफ हो जाता है ना, तो आप क्या करते हैं, एक इस तरीके से एक स्नफ होता है नाक में, आप उसको खींचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा छींक आती है। उससे क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लीन होता है, तो वो क्या होता है, स्नफ। स्नफ को हम लोग अगर हिंदी भाषा में कहें तो उसको कहते हैं चिकनी टाइप। आपको पाउडर मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। इसके बाद आता है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस मतलब होता है टूथ पाउडर। जो टूथ पाउडर हम लोग कोलगेट का टूथ पाउडर आता है, लाल दंत मंजन का टूथ पाउडर आता है, वो भी सब मेडिकमेंट में ही आता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेंटिफ्राइसिस। सो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, बॉडी के अंदर यूज नहीं कर रहे, एक्सटर्नल यूज। तो ये सारा आपका था एक्सटर्नल यूज के अंदर। अब दूसरा आता है इंटरनल यूज। इंटरनल यूज में क्या क्या आता है, दो होता है इसमें भी। इसमें बॉडी के अंदर आप यूज करते हो तो हो सकता है यूनिट डोसेज फॉर्म या वो हो सकता है बल्क डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पे कैसा बताया है कि यूनिट डोसेज फॉर्म वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, है ना। तो देखो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये सारी चीजों को आप काउंट कर सकते हो, उससे ये यूनिट डोसेज फॉर्म आता है। इसमें एग्जांपल है पहला टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स, ये सारी चीजें तो आपने देखा होगा। उसके बाद बल्क डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है, ये भी नॉर्मल पाउडर ही है जैसा आपने वहां पे देखा था डस्टिंग पाउडर वगैरह, लेकिन ये पाउडर बॉडी के अंदर यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग बॉडी की मतलब उसको हम लोग पैलेटेबल होता है, वो हम लोग खाते हैं, इसलिए वो इंटरनल में आता है। इंटरनल के अंदर बल्क में क्या आता है, एक तो बल्क पाउडर आता है। बल्क पाउडर, बहुत सारे पाउडर्स भी हम खाते हैं, राइट, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह हो गया। इफरवेसेंट ग्रेनुल्स आता है, आप इनो वगैरह पीते हो, है ना, तो वो बहुत सारे पाउडर जैसे भी आते हैं, दवाई मेडिकेटेड पाउडर भी आते हैं जो हम लोग पानी में डाल के उसको पीते हैं, तो वो क्या है, वो बल्क पाउडर है। आप पाउडर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, इसलिए वो किसमें आता है, बल्क, उसका बल्क नाप सकते हो, इसलिए वो बल्क पाउडर उसका नाम कहते हैं। इफरवेसेंट ग्रेनुल्स आता है। उसके बाद क्या आता है, इफरवेसेंट पाउडर भी आता है, इफरवेसेंट पाउडर्स भी आता है बहुत सारे, जैसे एसिटाइल सिस्टीन का पाउडर आता है। क्यों करते हैं उसको हम लोग, यूज करते हैं हमारे ब्रोंकस को क्लीन करने के लिए, तो इसको भी पानी में मिक्स करके हम लोग पीते हैं। तो दिस इज ऑल क्या, बल्क पाउडर। उसके बाद एक आता है यूनिट डोसेज फॉर्म जो मैंने आपको बताया। सो ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन है किसका, सॉलिड डोसेज फॉर्म का। और इस सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म के अंदर क्या आता है, तीन चीज आती है, फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में आता है इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज। इंटरनल में आता है यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। और एक्सटर्नल में भी क्या क्या आता है, एक तो इंसुफिलेशन, डस्टिंग पाउडर, स्नफ और डेंटिफ्राइसिस। और इंटरनल यूज में आता है यूनिट डोसेज फॉर्म, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। और उसके बाद बल्क डोसेज फॉर्म, इसमें बल्क पाउडर, इफरवेसेंट ग्रेनुल्स, इफरवेसेंट पाउडर, ये सारे के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें देखना है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टैबलेट से। टैबलेट ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डोसेज फॉर्म का, बिकॉज आपने भी बहुत ज्यादा टैबलेट यूज की होगी। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में कि टैबलेट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, टैबलेट कैसे बनता है, ठीक है। टैबलेट में ऐसे कौन कौन से नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज होते हैं। नॉन ड्रग कंपोनेंट तो पढ़ना है ना, क्योंकि जब नॉन ड्रग कंपोनेंट पढ़ोगे तो ही तो आपको समझ में आएगा कि कैसे टैबलेट आपका एक्चुअल में फॉर्म होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड बताऊंगा, कैसे टैबलेट को बनाना है, ठीक है। कैसे टैबलेट को इवैल्यूएट करना है, टैबलेट को चेक करना है ना, उसकी क्वालिटी जो हमने सोची थी वैसी क्वालिटी बनी है कि नहीं बनी है, तो क्वालिटी चेक हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और साथ में हम इसमें सीखने वाले हैं कोटिंग के बारे में। टैबलेट के ऊपर बहुत सारी अलग अलग कोटिंग्स होती हैं, राइट।
अलग अलग कोटिंग्स के पीछे अलग अलग रीजन होता है, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे कि क्या रीजन होता है कोटिंग का और कोटिंग कैसे करते हैं, ये दोनों चीज हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टैबलेट के सबसे स्टार्टिंग फेस से। वो फेस है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैबलेट क्या है। चलो टैबलेट का एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टैबलेट की डेफिनेशन और टैबलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैबलेट का डेफिनेशन क्या है। टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है, क्योंकि सॉलिड क्लास था, सॉलिड के अंदर यूनिट डोसेज फॉर्म था और उसके अंदर टैबलेट आता था, इसलिए हम उसको कहते हैं सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन एंड मोर ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। इसके अंदर क्या क्या होता है, टैबलेट के अंदर क्या क्या होता है, ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। 1 और 2 ड्रग कंपोनेंट क्यों कहा, क्योंकि टैबलेट के अंदर एक ही ड्रग कंटेंट हो वो भी जरूरी नहीं है, कभी कभी एक कंटेंट के अलावा 2 कंटेंट भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोजम टैबलेट आती है, उसमें एक होता है डाइक्लोफेनेक, एक होता है पैरासीटामोल, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है डाइक्लोजम टैबलेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि टैबलेट क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जिसमें 1 या 2 ड्रग कंपोनेंट होता है प्लस नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है विथ और विदाउट। कभी कभी नॉन ड्रग कंपोनेंट की जरूरत नहीं भी होती है। अगर आपका ड्रग कंटेंट जैसे डाइक्लोफेनेक जो होता है वो 50 mg और ये क्या नाम है पैरासीटामोल 325 mg से मिला के बनता है डाइक्लोजम, राइट। तो जब ऑलरेडी पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो जरूरत नहीं है कि आपको उसका नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड करना है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट कभी कभी इंपॉर्टेंट भी, कभी कभी बहुत जरूरत भी होती है नॉन ड्रग कंपोनेंट की, जैसे क्वांटिटी बहुत कम है या टैबलेट की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम नॉन ड्रग कंपोनेंट डाल के उसको ओवरकम करते हैं, उसको ठीक करते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि ड्रग टैबलेट क्या होता है, कंटेनिंग 1 और मोर ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। और ये नॉन ड्रग कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। नॉन ड्रग कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट और एडिटिव्स, ठीक है। ये भूलिएगा मत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टैबलेट के अंदर आपको बार बार सीखना होगा, क्योंकि टैबलेट के अंदर ड्रग कंपोनेंट तो जो भी आपको ड्रग बनाना है वो तो कॉमन रहेगा। अब जो भी ड्रग बनाना है वो ड्रग कंपोनेंट लेके आओ, वो तो ड्रग कंपोनेंट है ही आपके पास। अब उस ड्रग कंपोनेंट के अंदर कौन से नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड करना है और नॉन ड्रग कंपोनेंट के क्या क्या यूजेस होता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो सब हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो वो होता है सब एडिटिव्स, ठीक है। तो चलो अब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम खींचूंगा बिकॉज ये बेसिक्स है, आपको सीखना होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। तो चलो फटाफट एडवांटेज में जाएंगे। एडवांटेज क्या है टैबलेट का, इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, आप टैबलेट को आसानी से खा सकते हैं। आप क्या इंजेक्शन आसानी से ले सकते हैं, नहीं, बट टैबलेट आसानी से खा सकते हैं। मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म, ये डोसेज फॉर्म ऐसा होता है कि जो सॉलिड है जिसके अंदर लिक्विड नहीं है, और जब आपको पता है कि लिक्विड नहीं है ना तो वहां पे कंटामिनेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसीलिए ये मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म होता है एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटल्स सिरप, ये सबसे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद इसमें ये भी बहुत अच्छी चीज है कि बीटर और नॉसियस सब्सटेंस है, बीटर कड़वा या नॉसियस वोमिटिंग जैसा फीलिंग वाला कोई सब्सटेंस है, उसको भी आप आसानी से टैबलेट फॉर्म में खा सकते हैं। कैसे, उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग देके, उसके ऊपर कोटिंग लगा के आप आराम से टैबलेट को खा सकते हैं। पर यही चीज अगर मैं बात करूं सिरप में, तो सिरप में आप कड़वी चीजें नहीं पी सकते, सिरप में आप नॉसियस चीजें नहीं पी सकते। सो ये इसका डिसएडवांटेज होता है किसका, सिरप में। पर यहाँ पे एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे आपने कोटिंग लगा दिया, कोटिंग लगा दिया तो आपके मुंह में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड रहेगा, तो उतने में तो कोटिंग उसका मेल्ट होने वाला नहीं है, तो आसानी से उस आपके स्टमक में चला जाता है। उसके बाद है टैबलेट आर इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट डोसेज फॉर्म होता है एज रिगार्ड टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। आप मुझे बताइए, पैकिंग में आपको टैबलेट, ट्रांसपोर्ट में आपको टैबलेट आसान पड़ेगा या सिरप? सिरप नहीं, टैबलेट, राइट। क्योंकि टैबलेट इसलिए पड़ेगा बिकॉज टैबलेट बहुत हल्का होता है, टैबलेट बहुत हल्का होता है, टैबलेट की पैकिंग भी बहुत कम स्पेस में लेती है, और आप ऐसे हाथ में पकड़ोगे तो आपके 10 स्ट्रिप आ जाएगी, पर सिरप की बोतल ऐसे में एक ही बोतल आएगी, राइट। और सिरप का वेट भी ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट और चीपेस्ट होता है एज रिगार्ड टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अगर एक पूरा बॉक्स, अगर मैं आपको बोलूं सिरप का उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम कीजिए, टस्क्यू का सिरप का एक बॉक्स उठा लो, तो आपको उठाने में हालत खराब हो जाएगी। वहीं टस्क्यू टैबलेट का अगर मैं बॉक्स उठाने के लिए बोलूंगा तो बहुत आसानी से उठा लोगे। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बच जाता है, पैकेजिंग का कॉस्ट बच जाता है, इसकी वजह से थोड़ी सस्ती भी होती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाके 2 रुपए की सर दर्द की गोली खा सकते हो, टैबलेट खा सकते हो, क्या 2 रुपए में सिरप मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग मामले में सस्ता होता है, वहां पे उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की वजह से। उसके बाद है इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि अदर डोसेज फॉर्म के कंपेयर में
ये टैबलेट बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, 2 रुपए में भी आपको मिल जाती है, क्योंकि इसमें पैकेजिंग और बाकी सारे कॉस्ट थोड़े कम आते हैं, जिससे कि आपको ये इकोनॉमिकली मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। टैबलेट के कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसका जो बॉडी पे एक्ट करने का जो टाइम होता है ना, ये ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। क्योंकि देखो टैबलेट बॉडी में जाएगा तो पहले क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, सो इट विल टेक टाइम। पर पैरेंटल्स में क्या, सॉरी पैरेंटल्स और ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होता है? ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म ही है, तो जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब होगा। तो उसमें 2 प्रोसीजर आपका बच जाता है। क्या? एक तो डिसइंटीग्रेशन बच जाता है, मतलब उसका टूटना, और डिसोल्यूशन बच जाता है, डिसॉल्व होना। तो इस 2 टाइम जब बच जाता है, उसकी वजह से आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है टैबलेट में। पर पैरेंटल्स लिक्विड्स में आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू टैबलेट फास्ट होता है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। बायो अवेबिलिटी इज लेस कंपेयर टू दी लिक्विड एंड पैरेंटल्स। बायो अवेबिलिटी मतलब क्या? बायोअवेबिलिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में आपका जो दवाई का टैबलेट का कंटेंट पहुंचा उसको बोलते हैं उस ड्रग की बायो अवेबिलिटी। तो देखो क्या होता है, जब आप टैबलेट खाते हो ना, टैबलेट खाने के बाद पेट में जाने के बाद जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, नहीं टूटता है, फिर डिसॉल्व होता है, उसके बाद जब एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें बहुत सारा टैबलेट पेट के स्टमक में जो एंजाइम्स रहता है, बहुत सारे जो अलग अलग जूस रहते हैं, उसकी वजह से ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो बायोअवेबिलिटी जो टैबलेट की होती है वो कम होती है। मतलब अगर आपने 100 mg खाया तो आपके बॉडी में कितना जाएगा पता है? 50 से 60 mg ही जाता है। कहाँ पे? ब्लड में। तो आपके टैबलेट का बायोअवेबिलिटी क्या हो गया? 50 से 60 mg हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करेंगे लिक्विड की और पैरेंटल्स की, तो इसकी बायोअवेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और यहां तक कि पैरेंटल्स की बायोअवेबिलिटी तो कितनी होती है पता है? 100% होती है। क्योंकि बायोअवेबिलिटी मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड में। तो अगर आपने इंजेक्शन मारा तो इंजेक्शन तो 100% ब्लड में गया ना आपके, तो उसकी बायोअवेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी। 100 mg आपने बॉडी में डाला तो 100 mg बॉडी यूज करेगी, राइट? इसमें कुछ खराब नहीं होता है। पर टैबलेट में खराब होता है। टैबलेट में पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एसिड्स वगैरह होते हैं, जिससे कि हमारी टैबलेट थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, 20 to 30% तक खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि बायोअवेबिलिटी कम होती है, लेस होती है टैबलेट की। ठीक है, इसके बाद है ड्रग विच गेट डिकम्पोज बाय गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड एज ए टैबलेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी टैबलेट, ऐसा कोई ड्रग जो गैस्ट्रिक जूस से या एंजाइम से खराब हो जाता है। ऐसा बहुत सारा दवाई होता है जो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स बहुत सारा जो होता है उसमें कांटेक्ट में आते ही खराब हो जाता है। ऐसे ड्रग को आप टैबलेट नहीं बना सकते। ऐसे ड्रग को आपको क्या बनाना होगा? ऐसे ड्रग को आपको पैरेंटल्स में ही कन्वर्ट करना होगा, इंजेक्शन में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे वो स्टमक में जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज ही है ना कि अगर आप टैबलेट नहीं बना पा रहे हो कुछ ड्रग्स का, बिकॉज ऑफ दे विल रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक जूस एंड एंजाइम्स, सो व्हाट यू विल डू, आप टैबलेट नहीं बनाओगे, तो ये तो डिसएडवांटेज ही हो गया ना। तो ऐसी दवाइयां जो गैस्ट्रिक जूस एंजाइम से खराब हो जाती हैं उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते टैबलेट में, तो ये टैबलेट का डिसएडवांटेज है। इसके बाद ड्रग्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट, ड्रग विच आर सेंसिटिव टू लाइट से जो खराब होता है और मॉइस्चर से जो खराब होता है, वैसे ड्रग को भी आप टैबलेट नहीं बना सकते हो। बनाना है तो बनाओ, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा के आप बना सकते हो। जैसे कि टैबलेट आप खोलते हो, लाइट से खराब हो जाएगा, तो वैसे लाइट से खराब हो जाएगा तो फिर आप टैबलेट कैसे बना सकते हो? टैबलेट खोलते हो, टैबलेट खोलते ही वो आसपास का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है, थोड़ा सा वेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप टैबलेट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होगा? ऐसे टाइम पे आपको उसमें कोटिंग करना होगा, रिक्वायर्स कोटिंग, और कोटिंग से टैबलेट का रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको कोटिंग एक नए प्रोसीजर में जाना पड़ता है। मतलब टैबलेट बना तो लिए, अब जाओ कोटिंग के नए प्रोसीजर में भी, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है, उससे टाइम बढ़ जाता है। तो ये भी टैबलेट का डिसएडवांटेज है कि जो दवाइयाँ, जो ड्रग्स होती है, जो लाइट से और मॉइस्चर से सेंसिटिव होती है, जो उससे खराब हो जाते हैं, वैसों को भी हम टैबलेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। अदर डोसेज फॉर्म मतलब भाई सिरप है, पैरेंटल्स है, लिक्विड है और बहुत सारी चीजें और भी मिलती है ना, उससे कंपैरिजन में टैबलेट का क्या एडवांटेज है और टैबलेट का क्या डिसएडवांटेज है वो हमने यहां पर देखा। अब हम जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टैबलेट खाई है, आपको लगता होगा टैबलेट तो एक ही होता है, टैबलेट तो टैबलेट होता है, पर ऐसा नहीं है। टैबलेट के भी 4 क्लास होते हैं। किस बेस पे होते हैं? वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे होते हैं
कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं, उसके हिसाब से 4 क्लास उसके बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लास, आप टैबलेट को ओरली लेते हैं। ओरली यानी कि आपने टैबलेट हाथ में लेके खा लिया, ओरली टैबलेट ले रहे हैं, जो आप सिंपली समझ पाते हैं वही है ये क्लास, वही क्लास है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। बहुत सारी टैबलेट ऐसी रहती है जिसको आप पेट में, जो खाने के बाद आप पानी पी के उसको स्टमक में नहीं डालते हो, आप उसको टंग के नीचे या बक्कल में, यहाँ चिक के पीछे, ठीक है, या लॉजेंस जैसा उसको मुंह में ही धीरे 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 करके रखे, इसको वहां पे चुई करके आप खाते हो, राइट। तो वैसी टैबलेट को क्या कहते हैं पता है, वैसी टैबलेट को कहते हैं बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लॉजेंजेस और डेंटल कोन। डेंटल कोन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद क्या है तीसरा वाला, देखो एक तो था आपने ओरल कैविटी में रखा, एक तो था आपने खा लिया, राइट। अब तीसरा वाला क्या है, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट, अदर देन ओरल रूट। अदर रूट क्या होगा अपनी बॉडी में, अदर देन ओरल रूट, ओरल रूट के अलावा अदर रूट दवाई को डालने के लिए, टैबलेट को डालने के लिए कौन सा रूट है आपके पास, मैं बताऊं, 2 रूट है, एक तो एनल है और एक वजाइना है। बहुत बार एनल और वजाइना में लोकल इन्फेक्शन जब होता है, उस लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप टैबलेट को यहीं पर इंजेक्ट कर देते हो, और टैबलेट इस टेम्परेचर में जाकर मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद यहां पर जो भी उसको एक्शन दिखाना है, एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटीसेप्टिक का कोई भी इफेक्ट दिखाना है, वो इफेक्ट दिखाता है। तो उसको कहते हैं टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट, या फिर ये बोल सकते हो बाय ओरल रूट के अलावा जो रूट है वो रूट में क्या है, एक तो आता है वजाइनल टैबलेट और एक आता है इम्प्लांटेशन टैबलेट। मतलब हम टैबलेट को इम्प्लांट करते हैं, छोटा सा ऊपर का डर्मिस एपिडर्मिस निकालकर उसको नीचे टैबलेट को डालकर इम्प्लांट कर देते हैं। टैबलेट उसी इम्प्लांट से, यानी कि उसी जगह से धीरे 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 रिलीज होता रहता है और बॉडी में जाता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे इम्प्लांट टैबलेट भी आती है मार्केट में, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, बहुत रेयरली यूज होती है, बट आती है इम्प्लांट टैबलेट। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्या है, सब तो देख लिया, बचा क्या है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ऐसी बहुत सारी टैबलेट आती है जिसको आप ना सीधा टैबलेट मुंह से पानी से भी नहीं खाएंगे, ठीक है, और ना उसको आप ओरल कैविटी में रख के उसको च्युई करेंगे, है ना, आप ना उसको अदर देन ओरल रूट पे यूज करेंगे। वो क्या करेंगे पता है, आप जब भी उसको आपको खाना है, पहले आपको उसको डिसॉल्व करना है, पानी में डिसॉल्व करना है, देख रहे हो, पानी में डिसॉल्व करना है, और उसके बाद उस पानी को पी लेना है। समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिस्प्रिन की टैबलेट, ठीक है, तो वही होती है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ऐसे टैबलेट बहुत सारी आती है जिसको हम लोग प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बना के पीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो म्यूसिनेक्स 600 टैबलेट आती है, क्या होता है, एसिटाइल सिस्टम उसके अंदर होता है। क्यों पीते हैं वो लोग, कफ के लिए पीते हैं, कफ बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको एज ए म्यूकोलाइटिक को काम करता है, कफ को कम करता है। तो कैसे टैबलेट उसको डायरेक्टली नहीं खाते, क्योंकि टैबलेट इतनी बड़ी आती है तो मुंह से खाने के लिए नहीं होती है। वो क्यों होती है, खाने से पहले आपको उसको पानी में मिक्स करना है, वो अपने आप इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा, उस पानी को पी लेना है आपको, ठीक है। तो उस टैबलेट को क्या कहते हैं, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। तो अभी मैं सारी टैबलेट के बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट बताऊंगा, आपको समझना होगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। ओरली में क्या आता है, कंप्रेस टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिसको आप कंप्रेस करके बनाते हो, जैसे सिंपल टैबलेट होता है, नथिंग, कोई उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप समझ पाते हो टैबलेट के बारे में वही टैबलेट है। टैबलेट बनती कैसे है, कंप्रेशन से बनती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे कैविटी रहते हैं, ठीक है, उसमें ऊपर एक रहता है अपर पंच, नीचे एक रहता है लोअर पंच, ठीक है। जो भी पाउडर, अभी जो भी पाउडर आपका बीच में आएगा यहाँ पे ड्यू टू होपर के थ्रू आता है, तो अपने यहाँ पे अपर पंच लोअर पंच उसको पंच करता है और आपकी टैबलेट बन जाती है। एक पहले स्टेप में क्या होता है, वो पंच करता है और ऊपर चला जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सिर्फ ये जो लोअर वाला, आप इसको बोलते हैं अपर पंच, ये है लोअर पंच, ठीक है। तो पहले स्टेप में अपर लोअर दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, सिर्फ लोअर वाला ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्या करता है, टैबलेट को ऊपर लेके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रैपर रहता है, स्क्रैपर जो टैबलेट को स्क्रैप ऐसे इस तरीके से स्क्रैप करके नीचे गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है, जहाँ पे हम लोगों को कलेक्ट जो रिजर्वायर होता है वहां गिरा देता है। एक जगह पे पंच होती जा रही है, एक जगह पे गिराता जा रहा है, इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो क्या है, सबसे पहले कंप्रेस टैबलेट, नॉर्मल टैबलेट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। उसके बाद है एंट्रिक कोटेड टैबलेट। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट क्या होता है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट मतलब होता है टैबलेट के ऊपर एक कोट चढ़ाते हैं जिसको कहते हैं एंट्रिक कोट। अब एंट्रिक कोट क्या होता है पता है, ऐसी टैबलेट जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम से खराब हो जाती है, या एसिडिक क्या बोलते हैं मीडियम से वो जो टैबलेट खराब हो जाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कोट चढ़ाते हैं, ऐसा कोट जो एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल है।
पर अल्कलाइन मीडियम में सॉल्यूबल है। तो अभी टैबलेट के आपने वैसे प्लास्टिक का समझ लो कोट चढ़ाया जो आपका एसिड के पेट में जाने के बाद घुलने वाला नहीं है, क्योंकि उस कोट को तोड़ने वाला कोई लिक्विड आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वो गैस्ट्रिक जूस और जो आपका स्टमक का कंटेन एसिडिक उसमें वो ये मेल्ट होने वाला टैबलेट नहीं है, क्योंकि उसको आप घोल ही नहीं सकते ना, बिकॉज उसके ऊपर ऐसा कोट चढ़ाया है आपने जो कि इनसॉल्यूबल है किसके स्टमक लिक्विड से। ठीक है, अब वो टैबलेट जब आगे आपके इंटेस्टाइन में जैसे ही क्रॉस करके जाएगी तो इंटेस्टाइन में उसको क्या मिल जाता है, अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, और अल्कलाइन मीडियम में वो सॉल्यूबल है, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में उसके ऊपर का लेयर अपने आप घुल जाएगा, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा और वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होके अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसी टैबलेट जो आपको स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब करवाना है, इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्ब करवाना है, उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं एंट्रिक कोट। तो वही टैबलेट को कहते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। समझ में आया? जब भी ऐसी टैबलेट होगी जो आपके गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम से खराब हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके ऊपर एक एंट्रिक कोट चढ़ा दो। एंट्रिक कोट एक ऐसा कोट होता है जो आपके स्टमक के माहौल में घुलेगा नहीं, पर इंटेस्टाइन के माहौल में घुल जाएगा, और इंटेस्टाइन में पहुंचते ही उसका सारा कॉन्टैक्ट एसिड से, गैस्ट्रिक जूस से टूट जाता है। तो नीचे अगर घुलेगा भी तो ड्रग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रग वहां से घुल के वहीं से एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी में चली जाएगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी, तो फायदा हुआ आपका, राइट। तो ये एक कोट होता है जिसको कहते हैं एंट्रिक कोट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा है शुगर कोट। अब शुगर कोट क्या होता है, जब भी टैबलेट ऐसी है जो बच्चे लोग खाने वाले हैं, जब टैबलेट बच्चे पेशेंट को यूज करेगा तो बच्चे लोग कैसे होते हैं, मुंह में टैबलेट रखने के बाद भी उसको थोड़े टाइम तक, हम लोग जैसे बड़े खाते हैं तो फटाक से आप लोग उसको ये कर लेते हो, स्वेल कर लेते हो, पर बच्चे क्या होते हैं 2, 4, 5, 10 सेकंड तक भी टैबलेट को मुंह में रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे टैबलेट बच्चों को कड़वी ना लगे, उनको टैबलेट मीठी लगे, उनको स्वीट लगे, उसके लिए हम लोग कुछ कौन सा टैबलेट कोट चढ़ाते हैं, शुगर कोट। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है फिल्म कोट। फिल्म कोट तो नॉर्मल कोट होता है, जैसे कि अगर टैबलेट को आपको लाइट और मॉइस्चर से बचाना है नॉर्मली, तो आप उसके ऊपर एक कोट चढ़ा देते हैं। उस कोट से फायदा क्या होता है कि उस टैबलेट को आप जब स्टमक, जब आपके टंग पे जाएगा ना, तो 1 सेकंड 2 सेकंड तक वो तो मेल्ट नहीं होता है, तो आपको टैबलेट का टेस्ट भी नहीं आता है, बिटरनेस भी नहीं आती है, और टैबलेट आप आसानी से खा लेते हो। जितनी भी टैबलेट मार्केट में मिलती है उसमें से 70 to 80% टैबलेट के ऊपर यही कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग टैबलेट। ठीक है, और शुगर कोट कैसा होता है पता है, जेम्स का आपने खाया होगा, जेम्स का गोली, राइट, जो कैडबरी का आता है, तो जेम्स के ऊपर वो कितनी मोटी लेयर होती है शुगर की, राइट, तो वो होता है शुगर कोटेड टैबलेट। ठीक है, तो ये फिल्म कोट भी समझ गए आप लोग, एकदम सिंपल सा कोट होता है। और एक होता है च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट क्या होती है, जिसको आप मुंह में रखने के बाद च्यूई करते हो, और जैसे फॉर एग्जांपल डाइजीन की टैबलेट आती है बड़ी सी, है ना, तो आप क्या करते हो, उसको च्यूई करते 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 आप उसको खा भी सकते हो, राइट, तो उसको बोलते हैं च्यूएबल टैबलेट। ठीक है, इस सब के बारे में हम आगे चल के और भी पढ़ने वाले हैं, फिलहाल तो आपको बेसिक यहाँ पे समझना जरूरी है, तभी आपको आगे चल के सारे कॉन्सेप्ट फटाफट समझ में आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले में, बकल टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी। इसमें क्या है, बकल टैबलेट जो आप लोग बकल चिक के नीचे यहाँ पे रख के यहीं पे डिजोल्व करते हो। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि आपका सर्कुलेशन, आपका जो टैबलेट है वो पेट में जाने के बाद जो पेट के गैस्ट्रिक एंजाइम वगैरह से खराब हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, उसको यहीं पे डिजोल्व कर लो और यहीं से एब्जॉर्ब कर लो, यहां से ही वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे टाइम पे आप क्या करते हैं, बकल टैबलेट यूज करते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट वही होती है, जीभ के नीचे रखते हैं। ठीक है, लॉजेंजेस यानी कि विक्स की गोली आपने सुना होगा, तो विक्स की गोली भी कैसा है, विक्स की गोली को भी आप गले वगैरह के लिए खाते हो। ठीक है, तो उसको भी क्या करते हो, मुंह में रख के चूई करते हो, उसको बोलते हैं लॉजेंजेस। ठीक है, और डेंटल कोन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दांत में कहीं कैविटी हुई है, तो कैविटी और ना बढ़े तो उसमें फ्लोराइड डाल के, फ्लोराइड और सीमेंट का मिक्सर बना के आप उसको यहाँ पे कहीं पे भी दांत में ऐसे कोन बना के रख देते हो, तो उससे क्या होता है कि वो चीज आगे जाके और ज्यादा खराब नहीं होगी और वहां पे वो आसानी से सेटल रहेगी। ठीक है, और साथ में अगर कोई मेडिसिन भी आपको चाहिए, कोई मेडिसिन ऐसी जो आपके बॉडी में स्लोली आपको रिलीज करवानी है, तो उसको भी आप डेंटल कोन के फॉर्मेट में बना के कहीं पे आपको कैविटी है उस कैविटी में घुसा सकते हैं, तो कैविटी भी बच गई, वो भी ठीक हो गई, साथ में आपका वहां से दवाई स्लोली रिलीज होता रहेगा। ये बहुत रेयरली यूज होता है, पर डेंटल कोन ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन टैबलेट के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया था, ऐसी टैबलेट भी आती है जिसको हम इम्प्लांट करते हैं स्किन के नीचे, मसल्स के नीचे नहीं, स्किन के नीचे। ठीक है, और वहां पे वो 1 महीने तक 15 दिन तक रहती है और वहीं से डिजोल्व होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में जाती रहती है, और ये सब स्पेशल कंडीशन में करते हैं। और दूसरा होता है वजाइनल टैबलेट। अगर वजाइना में कोई इन्फेक्शन हुआ है, लोकल इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप टैबलेट मुंह से खाएंगे, ठीक है, पर इतना ज्यादा असर नहीं करेगी, जितना ज्यादा असर वो डायरेक्टली आप वजाइना में ही उसको डाल देंगे, तो सारा का सारा जो समझ लो फॉर एग्जाम्पल फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो पूरा का पूरा फंगल इन्फेक्शन जो है यहाँ का, वो टैबलेट यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा असर करेगी। तो इसलिए हम लोग वजाइनल टैबलेट भी बनाते हैं, जैसे कैंडिड V6 टैबलेट आती है। ठीक है,
उसके बाद है इफरवेसेंट टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, सोल्यूशन में बनाने के मतलब जब पहले सोल्यूशन बनाते हैं टैबलेट का उसके बाद पीते हैं। तो वैसे कौन सी टैबलेट आती है? 2 टैबलेट आती है। एक तो है इफरवेसेंट टैबलेट जो मैंने आपको बताया, म्यूसिनेक्स 600 आती है, एसिटाइलसिस्टीन उसका कंटेन होता है। अभी बहुत आगे चल के इनो का भी टैबलेट आने वाला है, इनो का टैबलेट आता है। क्या करेंगे, इनो का टैबलेट पानी में डालो तो क्या होगा? बबल्स निकलेंगे, इफरवेसेंट निकलेगा, इसीलिए उसको कहते हैं इफरवेसेंट टैबलेट। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या है? टैबलेट टाइचुरेट। टैबलेट टाइचुरेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो एक्चुअल में टैबलेट होता है, पर उसको खाने से पहले ना उसको चम्मच में, बच्चों के लिए होता है, चम्मच में रख के उसको पहले घोला जाता है। देखा होगा आपने बच्चे लोगों को, चम्मच में रख के उसको घोला जाता है और उसके बाद बच्चे को पिला दिया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं टैबलेट टाइचुरेट। मतलब टैबलेट को पिलाने से पहले उसको घोला जाएगा और घोलने के बाद बच्चे को पिलाया जाएगा, तो उसको कहते हैं टैबलेट टाइचुरेट। ठीक है ना? तो ये आपका टोटल 4 क्लास था जो हमने पढ़ा, 4 टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला था ओरली, उसके बाद ओरल कैविटी, कैविटी में रखना केवल, उसके बाद अदर देन ओरल कैविटी क्या होता है आपको पता है, उसके बाद टैबलेट सोल्यूशन बना के फिर हमें यूज करना है। ठीक है, तो 4 टाइप था, 4 टाइप के अंदर क्लासेस भी आपको मैंने बता दिया। दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा ओरल, जब आपने इसको ले लिया ओरल कैविटी में रखा है, और ये वजाइनल टैबलेट वगैरह जो आती है वो, और ये है आपका टैबलेट सोल्यूशन। अब टैबलेट का क्लास तो सीख लिया, अब ये भी जानना जरूरी है ना कि टैबलेट में क्या क्या चीजें एज ए नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज होती है। नॉन ड्रग कंपोनेंट उसमें क्या क्या होता है टैबलेट में, ये जानना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं हम एडिटिव्स। नॉन ड्रग कंपोनेंट बोलो, एडिटिव्स बोलो, एक्सिपिएंट बोलो, ऑल आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिटिव्स से या एडजुवेंट से या एक्सिपिएंट से, या हम कह सकते हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट से। ऑल आर सेम, मतलब टैबलेट में दवा के अलावा, ड्रग कंपोनेंट के अलावा, मेडिकामेंट के अलावा और जो भी सारी चीजें होती हैं वो सब नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एडजुवेंट, एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्या ऐसी चीज है जो टैबलेट हम लोग मिलाते हैं बेफालतू का, पर उसके बिना तो टैबलेट बन भी नहीं सकती। तो वो पहला है डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या होता है? डाइल्यूएंट मैंने कहा था ना आपको, पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम है, पंच करने के बाद टैबलेट नहीं बन सकता, तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाओगे। क्वांटिटी को बढ़ाना मतलब क्या होता है? डाइल्यूट करना, तो यही इसका नाम है डाइल्यूएंट। मतलब यहां पे क्या होता है कि हम लोग इंक्रीज करते हैं बल्क। टैबलेट का जो बल्क 0.25 mg की टैबलेट नहीं बन सकती, इसलिए उसका बल्क को बढ़ाने के लिए हम उसमें शुगर पाउडर डाल देते हैं। जिसका एग्जाम्पल भी अगर मैं यहां दूं तो देखो, ये देखो लैक्टोज है ना, डाइकैल्शियम फॉस्फेट है। दिस इज ऑल दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट जो हम लोग सिर्फ ऐड करते हैं ऐसे ही, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाए किसकी? ड्रग कंपोनेंट की, तभी तो पंच करोगे तो कुछ दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पाउडर का बल्क बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं डाइल्यूएंट। ठीक है, दूसरा है बाइंडर या ग्रेनुलेटर। बाइंडर और ग्रेनुलेटर क्या होता है पता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम टैबलेट को पंच करते हैं और पंच करने के बाद आपकी टैबलेट बाहर आती है, राइट? तो टैबलेट वैसी की वैसी बनी रहती है, पर वैसी की वैसी बनी कैसे रह पाती है? क्योंकि उसके अंदर आप डाइल्यूएंट भी डालते हो, ऐसा कुछ चिपचिपा, ऐसा कोई स्टिकी थिंग उसमें मिक्स करते हो जिससे कि टैबलेट अपनी शेप साइज को पकड़ के रखे। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आप आटा जब गूंथते हो, आटा, ठीक है, तो आटे का रोटी बनता है, आटे का रोटी बनता है कि आटा और पानी मिक्स करने के बाद जो आप लोग आटा गूंथने का जो उसको बेलते हो उसके बाद रोटी बनता है। जो रोटी बनता है क्या उसके अंदर पानी होता है क्या? रोटी जो आप एंड प्रोडक्ट खाते हो उसमें पानी होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन उसमें पानी डालना जरूरी है ना स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि वो चिपक सके, वो शेप ले सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि टैबलेट जो बनता है पाउडर से नहीं बनता है, टैबलेट के पाउडर को पहले ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्रेन्यूल्स से टैबलेट बनता है। तो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए आपको बाइंडर की जरूरत पड़ेगी। आप बाइंडर को यहां पे स्टार्च लिक्विड भी समझ सकते हो या नॉर्मल पानी भी समझ सकते हो। मतलब बाइंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव शेप टू द ग्रेन्यूल्स। समझ में आ रहा है? ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए आपको बाइंडर चाहिए। पाउडर से टैबलेट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी आपके हाथ, अभी ये होपर है, फॉर एग्जांपल ये होपर है, ये होपर है, और ये होपर में मैंने यहां पूरा क्या डाल दिया पता है? पाउडर। और ये रहा आपका लोअर पंच, अपर पंच जो मैंने बताया ना, ग्रेविटी, वो ये सब ग्रेविटी यहां पे है। तो आपको क्या लगता है कि पाउडर इसमें से गिरता रहेगा क्या? गिरता रहेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? सबके सब पाउडर चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे ऐसा लग जाएगी, पाउडर गिरेगा ही नहीं आगे, राइट?
अब मैं पाउडर को ना कन्वर्ट कर देता हूं, पता है किसके अंदर? पाउडर को मैं कन्वर्ट करता हूं, जो शक्कर होते हैं, शक्कर या फिर जो साबुनदाना आता है, वैसा मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं, मतलब ग्रैन्यूल्स बना दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं जब ग्रैन्यूल्स बना दूंगा तो ग्रैन्यूल्स तो फटाफट फटाफट गिरेगा ना, ग्रैन्यूल्स रुकेगा क्या? रवा जो होता है, रवा को देखो ऐसे अपने हाथ में पकड़ो ऐसे और छोड़ दो, थोड़ी जगह यहाँ नीचे से बनाओ, तो देखो सबका सब रवा नीचे गिर जाएगा। वहीं पे आप अपने घर का आटा ले लो और आटे को ऐसे रखो, देखो कुछ नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें ज्यादा होता है, सभी एक दूसरे से पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जब हम टैबलेट बनाते हैं तो पाउडर से नहीं बनाते हैं। अगर पाउडर है तो पहले पाउडर को कन्वर्ट करो ग्रैन्यूल्स में, ग्रैन्यूल्स बन जाएगा, उसके बाद उसको पंचिंग मशीन में डाल के पंच किया जाता है। पंच यानी कि अपर पंच, लोअर पंच जो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो उससे बनता है। तो मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि अपर पंच लोअर पंच के बीच में जो चीज पंच होती है वो पाउडर नहीं रहती, वो रहता है ग्रैन्यूल्स। और ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए, अभी गोल गोल ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए क्या लगता है? पाउडर का ग्रैन्यूल्स बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। किसका ग्रैन्यूल्स बनेगा? ग्रैन्यूल्स बनेगा पाउडर और पानी थोड़ा मिक्स किए रहोगे, उसके बाद बनाओगे तो बन जाएगा। तो जो पानी यूज करते हो, तो सादा पानी यूज करने से अच्छा आप उसमें स्टार्च का पानी यूज करो, शक्कर का पानी। शक्कर का पानी तो चिपचिपा होगा तो ग्रैन्यूल्स भी अच्छा बनाएगा और बहुत टाइम तक ऐसे ग्रैन्यूल्स अपना शेप पकड़ के रखेगा, राइट? तो वही जो आप लोग उसमें स्टार्च का लिक्विड यूज करते हो, उसी को कहते हैं बाइंडर, उसी को कहते हैं ग्रैनुलेटर। समझ में आ रहा है? ग्रैनुलेटर क्या है? ये एक तरह से मास होता है, कोई से होता है पाउडर का, जो कि एक तरह से मटेरियल को चिपका के रखता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट, ये दोनों को मैं साथ में ही पढ़ाऊंगा। ये दोनों पता है कैसे हैं? जैसे कि हम लोग सिलाई मशीन में ऑयल डालते हैं, ऑयल क्यों डालते हैं? कि सिलाई मशीन कहीं पे अटके ना और स्मूथली चलती रहे। उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट का यूज करते हैं कि कहीं पे भी पाउडर या ग्रैन्यूल चिपके ना कहीं पे भी वो अपनी चीजों को अटका ना ले, वो स्मूथली फ्लो होता रहे। तो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट का। इसका नाम अलग अलग क्यों किया है पता है? क्योंकि लुब्रिकेंट हम लोग यूज करते हैं पंचिंग में, डाइज होता है, डाइज एंड पंचिंग। जब डाइज और पंच ऐसे पंच होकर टैबलेट बना रहा है तो ऊपर लोअर पंच में और लोअर पंच और अपर पंच में कहीं पे भी टैबलेट आपके चिपके ना, कहीं पे भी आपका ग्रैन्यूल चिपके ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट, जिसमें टाल्क, मैग्नीशियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट जैसे एग्जाम्पल्स हैं। और ग्लाइडेंट मतलब क्या होता है? ग्लाइडेंट मतलब ये होता है, जब वो होपर की मैंने बात की थी ना, ये होपर, ये जो होपर, अभी देखो टैबलेट यहां ना चिपके इस जगह पे, उसके लिए हम लोगों ने डाला लुब्रिकेंट। और टैबलेट इस होपर में कहीं ना मतलब ग्रैन्यूल्स इस होपर में कहीं रुक ना जाए, उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छे से रहे, फिसलता रहे, उसके लिए हम डालते हैं उसके अंदर ग्लाइडेंट। समझ में आया? ये किसके लिए होता है? ग्रैन्यूल्स फ्रॉम दी होपर। देखो ये होपर के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? डाइज और पंचेस में ग्रैन्यूल स्टिक ना हो, उसके लिए होता है। मतलब दोनों का यही काम है, फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाए रखना। ठीक है, बट ये काम करता है डाइज और पंचेस में, वहां पे चिपके ना। और ये काम करता है, ग्लाइडेंट काम करता है होपर्स में, कि वो होपर में उसका फ्लो कहीं पे भी रुके ना, कहीं पे भी होपर में वो स्टिक ना हो। ठीक है, सो ये सारी बातें हो गई। इसका एग्जांपल वही है, टाल्क है, मैग्नीशियम सिट्रेट, सेम ही एग्जांपल है, बट दोनों को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, क्योंकि एक पंचेस के लिए होता है और एक होता है होपर के लिए। इसके बाद है डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर मतलब होता है टैबलेट, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? टैबलेट का टूटना इज नोन एज, स्टमक में, पेट में जाने के बाद, इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेटर मतलब होता है टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में जो मदद करेगा, उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेटर। मतलब स्टमक में जाने के बाद टैबलेट टूटनी चाहिए ना, तो टूटने के लिए उसको जो उसको चीज की जरूरत होती है वो होता है डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर में हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा स्टार्च यूज करते हैं, सेलुलोज यूज करते हैं, गम यूज करते हैं। ये सब चीजें क्या है पता है? इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है? 5 to 15% रहता है। ये सब क्या है पता है? आपके स्टमक में जाने के बाद है ना, स्टार्च, सेलुलोज, जब भी इसको कोई लिक्विड मिलेगा तो ये क्या करता है पता है? ये स्वेल होता है, ये फूलता है। जब ये स्वेल होता है तो स्वेल होने के चक्कर में वो क्या करता है पता है? आपकी टैबलेट, जैसे 5 से 15% का कॉन्सेंट्रेशन आपकी टैबलेट में इसका है, और जब ये स्वेल होगा, फूलेगा, तो उसके चक्कर में क्या करेगा? पूरी टैबलेट को तोड़ देगा, है ना? तो इसीलिए इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेटर, टैबलेट को तोड़ना स्टमक के अंदर। ठीक है, तो क्या करता है? ये स्वेल होता है, जिसकी वजह से टैबलेट आपके बॉडी के, आपके स्टमक के अंदर जाके टूट जाती है। टूटना इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो और उसके बाद आता है कलरिंग एजेंट। कलर अगर आपको कोई चाहिए
तो आप कलर इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैराथन, ऐसे बहुत सारा अलग अलग कलर आता है, येलो सेट येलो, सनसेट येलो करके, ये सब अलग अलग कलर्स के नाम है। अगर आपको टैबलेट में कलर्स चाहिए, कलर्स क्यों चाहिए? अगर किसी बच्चे की टैबलेट है या फिर कोई लेडीज की टैबलेट को पिंक कलर का बनाया जाता है, बच्चों की टैबलेट को कलरफुल बनाया जाता है, कलरफुल बनाने से बच्चों को उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बच्चों को ज्यादा बेकार नहीं लगता है वो, तो कभी कभी टैबलेट में हम लोग कलर की जरूरत होती है, तो उसमें हम लोग कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत बार हमको फ्लेवर्स की जरूरत होती है टैबलेट के अंदर, तो हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, ये भी नॉन ड्रग कंपोनेंट है, ये भी नॉन ड्रग कंपोनेंट है। उसके बाद स्वीटनिंग एजेंट, बहुत बार आपको स्वीटनर चाहिए टैबलेट के अंदर, तो स्वीटनर आपको यूज करना होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, आप कह सकते हैं ये सब तो आपकी जरूरत के हिसाब से है। टैबलेट के अंदर आपको अगर जरूरत है स्वीटनिंग एजेंट की, कलर की जरूरत है, अगर आपको इसमें फ्लेवर की या किस तरीके की कोई जरूरत है, तो आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट है, जिसको हम कहते हैं एक्सिपिएंट, एडजुवेंट और एडिटिव्स, ठीक है। तो ये एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको ये सारे के सारे मेथड्स को क्या है, डाइल्यूएंट्स, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पाउडर की, बाइंडर उसके अंदर कोहेसिव मास बढ़ाने के लिए, मतलब चिपका रहा है उसके लिए, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, डिसइंटीग्रेटर टैबलेट को तोड़ने के लिए, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, नाम से पता चलता है कि क्या है। तो ये सारी चीज हम लोग यूज करते हैं टैबलेट के अंदर एज ए नॉन ड्रग कंपोनेंट, ठीक है। चलो, नॉन ड्रग कंपोनेंट तो पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया टैबलेट का। अब बचा क्या है, टैबलेट बनाते कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो टैबलेट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूं 3 मेथड से। सबसे पहला मेथड है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, दूसरा मेथड है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, तीसरा मेथड है डायरेक्ट कंप्रेशन। तो आप ये 3 मेथड से टैबलेट को बनाते हैं। तो अब जरा नाम को ध्यान से समझते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। व्हाई वी आर यूजिंग ग्रेनुलेशन वर्ड? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेनुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए टैबलेट, क्योंकि आप पाउडर से टैबलेट नहीं बनाते हो। क्यों नहीं बनाते हो? फ्लो नहीं होगा ना, ऊपर से फ्लो ही नहीं होगा, वो डाइस में जाएगा ही नहीं पंच होने के लिए। तो आप क्या करते थे, उसको ग्रेनुल्स बनाते थे, ग्रेनुल्स लाइक रवा, साबुनदाना, समझ में आ रहा है? उसके जैसा बनाते हो आप। अब जब उसके जैसा आप बनाते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेनुलेशन करना। ग्रेनुलेशन मतलब पाउडर को ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज ग्रेनुलेशन। और एक बार ग्रेनुलेशन हो गया, ग्रेनुल्स बन गया, तो उसके बाद आगे का कुछ भी टेंशन नहीं है। क्यों? ग्रेनुल्स को लो, होपर में डाल दो, होपर में डालने के बाद तो मशीन ही है, पंचिंग मशीन आती है, अपने आप वो नीचे जाएगा, ठीक है, और पंच होकर टैबलेट बाहर आ जाएगा। तो लास्ट वाला प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट क्या है? ऊपर वाला प्रोसीजर, कोई भी पाउडर को ग्रेनुल्स कैसे बनाया जाए। तो 2 टाइप्स है, पहला टाइप है वेट मेथड, दूसरा टाइप है ड्राई मेथड। वेट मेथड में क्या होता है? वेट मेथड में होता है, आप पहले तो जितना भी पाउडर आपके पास है, पहले मैं ऐसा नॉर्मली बता देता हूं, आपके पास जितना भी पाउडर है, जो भी ड्रग कंपोनेंट है, नॉन ड्रग कंपोनेंट है, सारी चीजों को आप जमा करो, रखो, वजन करो अकॉर्डिंग टू दी योर रिक्वायरमेंट। आप वजन करोगे जितना आपको टैबलेट चाहिए, और एक उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको आगे सेकंड प्रोसीजर में लेके जाओगे। क्या करोगे पता है? ये वेट मेथड है ना, तो वेट मेथड में आप क्या करोगे? ग्रेनुलेटर ऐड करोगे। ग्रेनुलेटर क्या होता है? बाइंडर, आपने पढ़ा था ना नॉन ड्रग कंपोनेंट में, बाइंडर वही। आप उस पाउडर को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद उसमें क्या डालोगे? बाइंडर डालोगे। बाइंडर डालने से क्या होगा? वो ग्रेनुल्स बन जाएगा। ग्रेनुल्स नहीं बनेगा, आपको पहले उसको ऐसे आटे के जैसा आपको उसको थोड़ा सा गूंथना होता है, उसको थोड़ा सा ना गीला बनाना होता है, पूरा गीला नहीं, आटे जैसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा गीला कि आप उसको उस तरीके से अगर मुट्ठी में दबाओ पाउडर को, और मुट्ठी को दबा के मुट्ठी को खोलो, तो आपका पाउडर मुट्ठी का शेप ले ले, और बाद में उसको आप ऐसे जोर से ऐसा मारोगे उंगली से तो टूट भी जाए। तो समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं कोहेरेंट मास, उसको बोलते हैं कोहेरेंट मास, मतलब चिपचिपा मास, ना ज्यादा गीला है ना सूखा है, इट्स लाइक इन बिटवीन, बीच का है वो, ठीक है। अब वैसे जो आपने बनाया, वेट वाला बनाया आपने, अब वेट वाले को क्या करेंगे, आप उसको एक तरह से समझ लो हाथ में लेके उसको गोल गोल ये शेप देंगे, ठीक है, और एक सीव लेंगे, सीव यानी कि चलनी जो होती है, सीव्स लेंगे, नीचे फिल्टर पेपर बिछाएंगे, और उस ये जो आपने बनाया है बॉल जैसा, किसका? वही जो आपने वजन किया था, कोहेरेंट मास जो बनाया है सारे ड्रग को मिला के, उसको आप उस सीव के ऊपर रखोगे, जैसा आप लोग गेहूं में आटे में यूज करते हो ना सीव्स, वैसा सीव्स लेके आप उसको यहाँ पर नीचे क्या फिल्टर पेपर है या फिर बटर पेपर रखो, और उसको उसके ऊपर रख के इसके ऊपर ऐसे क्या कर रहे हो आप? सीव के ऊपर उसको रब कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग कर रहे हो। स्क्रीनिंग करते 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 आप करोगे तो नीचे क्या गिरेगा? नीचे टुकड़ा गिरेगा। कैसा? जैसे कि आपने देखा होगा
आप लोग गाजर को जब इस तरीके से जब ये कहता है ना स्क्रबर से जब स्क्रब करते हो तो नीचे कैसे गिरता है, ग्रेनुल्स गिरता है ना, गाजर छोटा टुकड़ा गिरता है। तो वैसा यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे क्या गिरेगा, ग्रेनुल्स गिरेगा। पर ये ग्रेनुल्स को ना अभी जो नीचे आपको मिला है बटर पेपर पे, ये ग्रेनुल्स को आप टैबलेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये गीला है। तो आप उसको क्या करोगे, हॉट एयर ओवन में रख के उसको सुखाओगे। उसको सुखाओगे 15 मिनट 10 मिनट तक, उसमें पूरा पानी निकल जाएगा, जो भी उसके अंदर वेट था, जो भी आपने चीज बाइंडर डाला था, मतलब एक तरह से वाटर उसमें से एब्जॉर्ब, ये क्या बोलते हैं, उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा गर्म की वजह से, और उसको आप बाहर लेके आओगे। अब ये आपका ग्रेनुल्स रेडी है। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत पाउडर, इसमें बहुत सारा ग्रेनुलेटिंग एजेंट निकलने की वजह से, बाइंडर निकलने की वजह से अब ये थोड़ा बहुत ग्रेनुल इसमें टूट भी चुका है। अब टूट चुका है तो क्या करो, इसको फिर से एक बार स्क्रीनिंग करो। ये पाउडर को वापस से चलने के बाद डालो, जिसका होल पहले वाले से थोड़ा छोटा होगा, और उसको सीव करो। सीव करो, छोटा होना चाहिए उसका होल। सीव करोगे, पहले यूज किया था गेहूं वाला, अब यूज करोगे आटे वाला, तो आटे वाला साइज छोटा होता है, पता है ना। तो उसको आप सीव करोगे तो नीचे क्या गिरेगा पता है, जो भी आपका ग्रेनुल टूट चुका है, जो पाउडर बन गया फिर से, वो नीचे गिर जाएगा। ऊपर क्या बचा रह जाएगा, ग्रेनुल्स। अब इसी ग्रेनुल्स को आप क्या करोगे, इसमें लुब्रिकेंट डालोगे, ग्लाइडेंट डालोगे, और पंचिंग मशीन में डाल दोगे, और आपका टैबलेट रेडी। तो ये मेथड था आपका, कौन सा मेथड, वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले सारे के सारे नॉन ड्रग कंपोनेंट को आपने लिया, सबको मिक्स किया, उसके अंदर क्या डाला, ग्रेनुलेशन एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलेटर या बाइंडर, तो बन जाता है कोवेलेंट मास्क। अब उसमें वेट स्क्रीनिंग करते हैं। वेट स्क्रीनिंग मतलब गेहूं की चलनी वाला मैं बताया था ना, क्यों करते हैं, कब नीचे जो मिलेगा आपको बटर पेपर पे वो क्या रहेगा, ग्रेनुल्स रहेगा, पर उसके अंदर है वाटर। वाटर अगर आप लोग पंच करोगे तो टैबलेट जो निकलेगी वो चिपचिपी निकलेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है वैसी टैबलेट बनाना। तो आप क्या करोगे, पक्का है, इसको ड्राई करोगे, सारे के सारे ग्रेनुल्स को हॉट एयर ओवन में या किसी भी ड्रायर में डाल के 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको आप हीट दोगे, उसको थोड़ा सा ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद बहुत सारा ऐसा मांस रहेगा जो टूट चुका होगा, ग्रेनुल्स टूट चुका होगा, ठीक है, क्योंकि जब उसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं है, पानी निकल जाएगा तो बहुत सारे ग्रेनुल्स टूट भी सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके बाद आप मेस वापस से स्क्रीनिंग करोगे, ठीक है। अब जो स्क्रीनिंग करोगे वो ड्राई स्क्रीनिंग होगी, और ड्राई स्क्रीनिंग जो होती है वो स्क्रीनिंग जब करोगे तब नीचे जो पाउडर गिरेगा अब उसको फेंक देना है। अब जो ऊपर बचा हुआ है वो लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपने आटे वाली चलनी यूज की, कम, इसके हाउल बहुत छोटे हैं, तो हमको सिर्फ पाउडर को नीचे गिराना, ऊपर ग्रेनुल्स को रखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास आ गया है ड्राई पाउडर, ड्राई ग्रेनुल्स। अब उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो, लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करो, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करो, कर्लिंग एजेंट ऐड करो अगर रिक्वायर्ड है तो, स्वीटनिंग एजेंट ऐड करो अगर रिक्वायर्ड है तो, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद उसको कंप्रेसर में डाल दो। कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर ऑफ पाउडर, मतलब वही पाउडर का कंप्रेसर कहाँ होता है, पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन में डाल दो, और आपकी टैबलेट निकल के बाहर आ गई। तो आपको यही चीज जानना है कि अगर ग्रैनुलेटिंग एजेंट का यूज किया, यानी कि वाटर का यूज किया, तो ये प्रोसीजर है, तभी इसका नाम क्या है, वेट। वेट मतलब गीला। अब जो दूसरा वाला है वो भी ऐसा ही है, सेम, पर वो ड्राई है। तो आपके पास यहां पे बस एक ही चैलेंज है कि विदाउट ग्रैनुलेटिंग एजेंट आपको ग्रेनुल्स बनाना है। तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप करेंगे ड्राई मेथड। आप उसके लिए बनाते हैं स्लगिंग। अब स्लगिंग क्या होता है मैं बताता हूं। यहां पर भी सेम है, ड्राई मेथड में पानी यूज नहीं करना है, बिकॉज ड्राई नाम है। तो हम यहाँ पे सारा का सारा नॉन ड्रग कंपोनेंट लेंगे, मिक्स करेंगे जैसा उसमें भी किया था। अब है ना, उनको सबको एक साथ में पंच करेंगे। पंच एक साथ में पंच करना मतलब बड़ी बड़ी टैबलेट बनाएंगे, बड़ी बड़ी टैबलेट बनाएंगे। उस बड़ी बड़ी टैबलेट को बनाना कहते हैं स्लगिंग। आपको पता है ना कि अगर आपके घर पे आटा है तो अगर आप उसमें ग्रेनुलेटर डाल के आप बना रहे हो तो अच्छी बात है, आपका आटा मतलब पानी की वजह से शेप ले लेगा और बन जाएगा रोटी। लेकिन आप चाहो ना तो आटे को एकदम जोर से पंच करके, एकदम जोर से पंच करके 100 किलो ऊपर 100 किलो नीचे से पंच करके भी आप रोटी बना सकते हो विदाउट पानी भी। तो क्या बनेगा, बड़ा टैबलेट बनेगा। तो बड़ा टैबलेट जो बनता है वो भी थोड़ा ठोस होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता, गिराओगे जमीन पे टूट जाएगा। तो जो बड़ी टैबलेट आप बनाते हो उसको कहते हैं स्लगिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली जो आपने देखो पहले वाले में वेट स्क्रीनिंग किया था, फिर ड्राई स्क्रीनिंग किया था, उसके बाद आपने उसको आगे वाले प्रोसीजर में भेजा था। यहाँ क्या है, डायरेक्टली आपको ड्राई स्क्रीनिंग ही करना है। बड़ा टैबलेट बना लिया, अब उसको उसके चलने के ऊपर यानी कि स्क्रीनिंग करो, सिर्फ के ऊपर उसको रब करो, तो नीचे क्या गिरेगा, नीचे ग्रेनुल्स से गिरेगा ना। और जो ग्रेनुल्स गिरेगा उसको डायरेक्टली क्या करना है, आपको पंचिंग मशीन में डाल देना है, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, क्लरिंग एजेंट, फ्लूइडिक एजेंट डाल के। समझ में आ रहा है? तो वो अपने आप पंच होकर टैबलेट होकर बाहर निकल जाएगा। तो यही यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेट मिक्सिंग करते हैं, सेम वैसा ही। ग्रैनुलेटिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे नॉट ऐड नहीं करते, देखो नॉट
एडेड बिकॉज दे हैव ओन बाइंडिंग प्रॉपर्टी, मतलब कभी कभी उनके अंदर खुद की बाइंडिंग प्रॉपर्टी उस टैबलेट के पाउडर के अंदर होती है। जैसे एक आपके घर का पाउडर आता है फॉर एग्जाम्पल टाल्क, जो फेस पे लगाते हो, उससे बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत 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 ही गंदी होता है नहीं ब्रांडिंग। लेकिन उसी जगह पे आप दूसरा अगर देखोगे तो ऐसा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपूर को अगर पाउडर करोगे तो देखो उसको जोर से दबाओगे तो शेप ले लेता है ना। घर का इवन आटा भी जो होता है वो भी उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग कंप्रेस करके लार्ज टैबलेट बनाएंगे। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज टैबलेट बना देते हैं, बड़ी टैबलेट बना देंगे, जिसको इस प्रोसेस को कहते हैं स्लगिंग। अब स्लगिंग कर लिया, बड़ी टैबलेट बना लिया, तो अभी आपके अंदर उसके अंदर पानी तो है नहीं, तो ड्राइंग की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे ड्राई वाई का प्रोसीजर होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सीधा ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिंग ग्रेनुलेटिंग मशीन होती है, उसके अंदर करते हो, अपने आप हिलती रहती है, उसके आप टैबलेट रखोगे अपने आप वो उसको क्या कर देगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके साइज छोटी करके उसको ग्रेनुल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद क्या है, उसको सीव से पास करो, क्यों, क्योंकि सेम साइज का होना चाहिए ना आपका सारा का सारा ग्रेनुल्स। उसके बाद लुब्रिकेंट डालो, ग्लाइडेंट डालो, और आपका टैबलेट बन के बाहर। समझ में आ रहा है? तो ये आपका मेथड हो गया ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, जहां पे आपने पानी का यूज नहीं किया और आपने अपनी टैबलेट को बना लिया। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड क्या होता है, यहां पे आपका पाउडर के अंदर फ्लो प्रॉपर्टी पहले से ही बहुत अच्छी है। जैसे कि आपका जो पाउडर है, जो भी आपका मेडिकामेंट है, वो रवा जैसा है। अब रवा जैसा है तो उसको ग्रेनुल्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी फ्लो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। आपको फ्लो प्रॉपर्टी चेक करना है ना, तो उसको ऐसे हाथ से उठाने का और अपने हाथ में थोड़ा सा ऐसा होल करके छोड़ने का। अगर सारा का सारा पाउडर गिर गया ना, तो समझ लो उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा है। उसको आपको ड्राई या वेट मेथड में जाकर उसका ग्रेनुल्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी उसकी अच्छी नहीं है इसलिए। लेकिन इसकी फ्लो प्रॉपर्टी पहले से ही अच्छी रहती है। अब जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो उसको आप ग्रेनुल्स बनाने के प्रोसीजर में मत जाओ। आप क्या करो, सीधा उसके अंदर लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट डालो, कंप्रेशन मशीन में डाल के सीधा टैबलेट बना लो। और बहुत सिंपल मेथड है ये। इसमें क्या है, देखो क्या लिखा देखते हैं, When drug is unstable in presence of moisture, मतलब मॉइस्चर, जैसे अगर मॉइस्चर डालते ही, पानी डालते ही वो चीज खराब हो जाती है, तो वैसे कंडीशन हम लोग करते हैं। अगर आपका टैबलेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब आपका जो ये रहता है रवा, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो रहता है, यानी कि थोड़ा सा ऐसा रहता है कि एकदम प्योर पाउडर नहीं रहता, थोड़ा क्रिस्टल टाइप में होता है, और उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी उसकी ओन होती है, मतलब वो खुद भी अगर आप उसको जोर से प्रेस करोगे तो वो बाइंड भी हो जाएगा। तो वैसी कोई चीजें हैं तो आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं, वेट किया, मिक्स किया इंग्रेडिएंट को, सीधा सीव से पास करके सेम साइज का पार्टिकल लेके आए, नो नीड टू एडिंग बाइंडिंग एजेंट एंड ऑल, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सीधा उसके अंदर क्या डालेंगे, एडिशनल एक्सिपिएंट मतलब लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, शूटिंग जो भी चाहिए आपको, और सीधा उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, और टैबलेट आपका रेडी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल आपका डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से टैबलेट बन जाता है। तो पहला मेथड हमने सीखा वेट, दूसरा ड्राई, तीसरा डायरेक्ट। वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, और ये डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, यहां पे डायरेक्ट कंप्रेस करके टैबलेट बना लिया। क्लियर है? वेट वाले में हमने क्या यूज किया था ग्रेनुलेटर या बाइंडर, क्यों, कोहेरेंट मास बनाने के लिए। और इसमें क्या किया था ड्राई वाले में हम लोग ग्रेनुलेशन बनाते, हमने क्या किया, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी थी, इसे डायरेक्टली प्रेस करके बड़ा टैबलेट बना लिया, बड़ा टैबलेट, और उसको सिर के ऊपर स्क्रीन कर दिया और पाउडर हमको मिल गया और ग्रेनुल्स मिल गया। और इसमें क्या था, डायरेक्ट वाले में उसका फ्लो प्रॉपर्टी पहले से ही बहुत अच्छा है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहले से ही है, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, तो वाई टू गो फॉर द ग्रेनुलेशन एंड ऑल, सीधा उसको कंप्रेशन मशीन में डालो, कंप्रेस कर लो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट और प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, कैसे टैबलेट बनता है। तो हमने सीख लिया कि क्या क्या नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज होता है पहले वाले में। दूसरा फिर क्या देखा हमने, यहाँ पे हमने देखा कि टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है। अब क्या बचा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब भी कोई डोसेज फॉर्म बनाओगे तो उसकी क्वालिटी को भी आपको चेक करना है। अगर आपने क्वालिटी को चेक नहीं किया और मार्केट में जाके किसी और ने क्वालिटी को चेक किया, गवर्नमेंट ने क्वालिटी को चेक किया, अगर कोई गलती मिली, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपकी कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना, भारी फाइन वगैरह लग सकता है। इसलिए आपकी टैबलेट की क्वालिटी को आपको खुद चेक करना है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द केमिकल्स, आप केमिकल्स के साथ दवाइयां बना रहे हो, तो कोई भी केमिकल्स ऊपर नीचे कुछ होता है, क्वालिटी में कुछ खराब आता है, तो उससे जो ह्यूमन लाइफ है वो डायरेक्टली डेंजर में आ सकती है। इसलिए आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, कोई भी चीज बनाने के बाद, कोई भी मेडिकामेंट बनाने के बाद उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक जरूर करना है। इसलिए हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। टैबलेट तो बना लिए, अब हमें ये देखना है कि एज पर आवर डिजायर, एज पर आवर रिक्वायरमेंट टैबलेट बनी है कि नहीं बनी है।
क्योंकि आप एक दो टैबलेट तो बनाते नहीं हो, टैबलेट तो बनाते हो तो 1000 1,00,000 टैबलेट एक साथ बनाते हो एक बैच में। एक बैच में 1,00,000 टैबलेट एक साथ बनाते हो, यानी कि एक दिन में एक बैच, यानी कि एक दिन में जितनी भी टैबलेट आपने बनाई, ठीक है, उसको अगर आप चेक करना होगा तो आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, उसमें से 20 या 20 का ऐसा लॉट करके इंटू ऐसे 10 निकालने होंगे। मतलब आपको क्या करना होगा, 20 टैबलेट को निकाल के 10 पार्ट में अलग रखना होगा, यानी कि 1,00,000 टैबलेट में से आपने 200 टैबलेट को निकाला। अब उस 200 टैबलेट को आप टेस्ट करोगे, 200 टैबलेट की क्वालिटी अगर अच्छी आई तो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा का पूरा क्वालिटी ऑफ 1,00,000 टैबलेट इज गुड, क्योंकि आपने रैंडमली टैबलेट को बाहर निकाला। अब उसको लेके आप टेस्ट करोगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैबलेट बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि 1,00,000 टैबलेट आपने बनाया है, कहीं पे कुछ गलती हो गई होगी तो इसलिए उसको चेक करना बहुत जरूरी है। इसी को नहीं, जितने भी डोसेज फॉर्म है सबको क्वालिटी कंट्रोल चेक करना बहुत जरूरी है एट द एंड ऑफ द ऑल प्रोसीजर। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले है हम लोग टैबलेट का चेक करेंगे शेप एंड अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, उसका शेप और अपीयरेंस जो हमने सोचा वैसा है कि नहीं, और सारी टैबलेट का शेप और अपीयरेंस सेम है कि नहीं, ये भी जरूरी है ना। आपने एक गोली निकाली वो पिंक कलर की है, दूसरी गोली निकाली तो व्हाइट कलर की है, तो ये तो पेशेंट का इसमें जो फेथ होता है मेडिसिन को लेके वो तो पूरा खत्म हो जाएगा कि भैया ये तो टैबलेट ऐसी बनी, एक व्हाइट निकल रही है तो पिंक निकल रही है। तो टैबलेट का जब पेशेंट का जब फेथ खत्म हो गया ना पेशेंट का, तो टैबलेट कितनी भी अच्छी कंटेन हो वो दवाई काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे शेप अपीयरेंस सभी टैबलेट का सेम है कि नहीं। टैबलेट का वेट वेरिएशन टेस्ट करेंगे कि टैबलेट के सारे वेट, एक टैबलेट अगर 500 mg का है तो सारी टैबलेट 500 mg के आसपास ही है ना, ऐसा तो नहीं एक बड़ी उसका वेट ज्यादा है एक का वेट कम है, क्योंकि वो भी पेशेंट कंप्लाइंस, मतलब पेशेंट को अगर पता चला तो वो भी उससे भी पेशेंट का फेथ खत्म हो जाएगा। तो वेट वेरिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टैबलेट का थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टैबलेट का सेम थिकनेस का होना चाहिए, अलग अलग अगर थिकनेस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी टेस्ट, मैंने कहा कि ड्रग के अंदर हम लोग नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज करते हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि एक टैबलेट ऐसी पंच हो गई जिसमें सिर्फ नॉन ड्रग कंपोनेंट ही है, ड्रग कंपोनेंट है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो सारी चीजों को भी हमको चेक करना है कि अगर ऐसा गलती हुआ है इसका मतलब आपने प्रॉपर मिक्सिंग नहीं किया है ड्रग कंपोनेंट नॉन ड्रग कंपोनेंट का, तो वो कैसे पकड़ेंगे हम लोग, कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी टेस्ट को लेके, ठीक है। इसके बाद फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या होता है, टैबलेट जो आपने जो बनाया है उसको बार बार ऐसे गिरा के चेक करते हैं, गिराने से कहीं टूट तो नहीं रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, बनाने के पैकिंग के टाइम पे और हैंडलिंग के टाइम पे बहुत बार टैबलेट का स्ट्रिप को यहाँ वहां ऐसे मतलब रखा जाता है, फेंका जाता है, तो फेंकने से कहीं टैबलेट टूट तो नहीं जाएगी। अगर टूट जाएगी और जब पेशेंट ने खरीदा और पेशेंट ने खोला और देखा टैबलेट अंदर टूटी हुई है, तो पेशेंट का तो लॉस है और पेशेंट का फेथ भी खराब होता है कि ये तो टैबलेट अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इसीलिए टैबलेट की फ्राइबिलिटी टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, टैबलेट की हार्डनेस को भी चेक करना है। ऐसा तो नहीं है कि टैबलेट बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा तो नहीं टैबलेट बहुत कम हार्ड है, सॉफ्ट टैबलेट बन गई है, तो उसको भी चेक करना है हमें यहाँ पे, तो ये भी हम चेक करेंगे। और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई कि नहीं हुई, मतलब स्टमक में जब पेट पे जाने के बाद वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर समझ लीजिए डिसइंटीग्रेटर आपने डाला, वो प्रॉपर नहीं आपने मिक्स किया या प्रॉपर डिसइंटीग्रेटर सेलेक्ट नहीं किया या डिसइंटीग्रेटर नहीं डाला, तो टैबलेट स्टमक में जाने के बाद टूटी ही नहीं, तो क्या होगा, वो तो स्टूल के रास्ते से बाहर आ जाएगी, है ना। तो टैबलेट स्टमक में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी वो चेक करने के लिए भी हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। और उसके बाद है डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट क्या है कि स्टमक में जाने के बाद उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा, उसका क्या टाइम होगा। ऐसा तो नहीं रिजॉल्व होने में वो लगा देगा तो 1 दिन 2 दिन, ऐसा तो इतना तो नहीं है ना, उसमें तो टैबलेट बाहर आ जाएगी, तो उसका डिसोल्यूशन टाइम क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम लोग, ये सारे टेस्ट हम लोग करते हैं टैबलेट बनने के बाद उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होती है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो दवाई की क्वालिटी जो भी बन रही है उसको कंट्रोल करता है, उसको सही अच्छा बनाए रखने में बार बार उसकी हेल्प करता है, टेस्ट करता है उसको, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है शेप एंड अपीयरेंस टैबलेट। शेप एंड अपीयरेंस ये सब मैं फटाफट करूंगा बिकॉज ये तो आप सब समझते हैं। सारी टैबलेट का शेप और अपीयरेंस आप चेक करेंगे कि सारी की सारी टैबलेट का अपीयरेंस और शेप सेम है कि नहीं और ऐसा डिफरेंट तो नहीं है। उसके बाद वेट वेरिएशन टेस्ट, आज सारी टैबलेट को चेक करेंगे कि सारी के सारी टैबलेट्स एवरेज वेट के आसपास है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई टैबलेट का वेट ज्यादा है कोई टैबलेट का वेट कम है,
उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ मेथड दिया हुआ है कि अगर 120 mg या उससे कम की वजन की टैबलेट है तो 10% ऊपर नीचे चलेगा, 10% प्लस माइनस चलेगा। अगर आपकी टैबलेट का वजन 120 mg से 300 mg के बीच में आता है तो 0.75% ऊपर नीचे चलेगा, और मोर देन 300 mg का आपका टैबलेट है तो प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे चलेगा। अभी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं आपकी टैबलेट 100 mg की है, तो 100 mg की टैबलेट किस कैटेगरी में पड़ती है, इस कैटेगरी में पड़ती है, 120 या उससे कम। तो क्या है, आप क्या करेंगे, पहले तो 20 टैबलेट ले लेंगे, ठीक है, ऐसे 20 टैबलेट ले लेंगे। उसके बाद सबको एक एक करके इंडिविजुअली वेट करेंगे। एक आएगा 110 mg, एक आएगा 115 mg, एक आएगा 100 mg एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा, एक आएगा 95 mg, ठीक है, एक आएगा 97 mg, ऐसे अलग 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 mg आएंगे। आपको क्या करना है, 20 को जोड़ लेना है, 20 का 20 आप जोड़ लोगे तो फॉर एग्जांपल 20 का 20 टैबलेट अगर ये सारे के सारे आप जोड़ोगे तो आपका इसका आ जाएगा 2000। एग्जांपल 2000 आपका कैलकुलेशन आया। अब 2000 को आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 20 कर देंगे। डिवाइड बाय 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, एवरेज वजन आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, फॉर एग्जांपल एवरेज आएगा 100 mg, है ना। तो अभी 100 mg आपकी टैबलेट जितनी भी आपने बनाई है उसका एवरेज है। तो आपकी जो टैबलेट है वो 100 mg के आसपास ही होनी चाहिए। जैसे कि अभी सबके आगे 100 लिख दो, आप सबके आगे 100 क्योंकि एवरेज आपका 100 आया ना, तो सबके आगे एवरेज लिख दो। अब है ना, आप देखो कि प्लस एंड माइनस 10% हमको चलेगा, प्लस एंड माइनस 10% ऊपर नीचे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस एंड माइनस, देखो ये 110 है तो ये पास, ये 115 है तो यहाँ तो प्लस एंड माइनस कितना लिखा है, 10%। तो 10% मतलब ये होता है कि 90 और 110, राइट। 90 और 110 के बीच में जो भी टैबलेट है वो पास है। उसके 90 से और कम या 110 से ज्यादा वाली टैबलेट है वो सब फेल है। तो क्योंकि यहाँ पे देखा हमने प्लस माइनस 10%, तो मैंने यहाँ पे वही किया, एवरेज को प्लस और ये माइनस में 10% लगाया, तो ये पास। और ये देखो 115 ये फेल, ये 100 ये पास, ये 95 ये पास, 97 ये पास। ऐसे ही फेल पास करने के बाद आपके 20 टैबलेट में से अगर 20 टैबलेट में से एक फेल है तो चलेगा, पर अगर 2 फेल है तो भी चलेगा, लेकिन 2 से अधिक फेल है, 2 से ज्यादा फेल है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। कौन से टेस्ट में, वेट वेरिएशन टेस्ट में। समझ में आया वेट वेरिएशन टेस्ट कैसे करते हैं। 20 टैबलेट को इंडिविजुअली वेट करेंगे, एवरेज वेट निकालेंगे, एवरेज वेट निकालने के बाद उसको फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे कि भाई किस में कौन सा वजन वाला है। अगर इस वजन वाला है तो उसके हिसाब से प्लस एंड माइनस लगाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग करते चले आगे बढ़ेंगे। जितनी टैबलेट उस एवरेज के अंदर आएगी वो पास, जो एवरेज के बाहर रहेगी वो फेल। और अगर 20 में से 2 से ज्यादा टैबलेट फेल रहेगी तो आपका टेस्ट फेल, आपका पूरा टैबलेट जो आपने बनाया है वो खराब है। कहीं ना कहीं आपने मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, ग्रेनुलेशन प्रॉपर सभी पंच नहीं गया है, इसकी वजह से अलग अलग टैबलेट का अलग अलग वजन आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट, ठीक है। अब टैबलेट थिकनेस इज लाइक सभी टैबलेट का थिकनेस प्रॉपर रहना चाहिए, तो प्रॉब्लम होगा पैकिंग के टाइम पे, ठीक है। और 5% ऊपर नीचे डेरिवेशन चलता है टैबलेट थिकनेस पे। तो टैबलेट थिकनेस मतलब क्या होता है, देखो ये होता है टैबलेट थिकनेस, दिख रहा है आपको, है ना। तो एक ये आता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है, स्क्रू गेज आता है। स्क्रू गेज जैसे हम लोग टैबलेट का ना ये नापते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थिकनेस। तो सारी टैबलेट का थिकनेस सेम होना चाहिए, उसमें भी हम लोग वही करते हैं, 20 टैबलेट का थिकनेस नापते हैं, सभी थिकनेस को चेक करते हैं। अगर थोड़ा बहुत 5% के ऊपर नीचे है तो चलता है, पर उससे ज्यादा अगर थिकनेस का इश्यूज है तो आपकी टैबलेट थिकनेस टेस्ट में भी फेल हो जाएगी। समझ में आ रहा, थिकनेस मोटापा जो होता है उसको लेके। अब इसके बाद है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट मतलब क्या होता है कि अगर आपने टैबलेट बनाया है और उस पर लिखा है कि इसमें 0.25 mg क्लोनाजेपाम है, तो 0.25 mg क्लोनाजेपाम है कि नहीं है वो चेक करना सबसे पहला। दूसरा, सारे के सारे के अंदर सिमिलर कंटेंट है कि नहीं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं। जैसे एक में 0.25 mg है तो दूसरे में भी 0.25 mg होना चाहिए, या 1% ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एक में 0.25 mg है, एक में 0.5 mg है, तो ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट नहीं है, फिर ये कंटेंट यूनिफॉर्म हुआ ही नहीं, ये तो अलग अलग कंटेंट हो गया।
तो इसमें आपका टैबलेट हो जाएगा फेल। इसलिए आपको क्या करना होता है, कंटेंट, यानी कि हर एक टैबलेट का कंटेंट चेक करना पड़ता है कि जो आपने लिखा है सिमिलर कंटेंट सारे के अंदर है कि नहीं है, अलग अलग कंटेंट तो नहीं हो गया। अलग अलग कंटेंट हो जाएगा तो आपकी टैबलेट एक ज्यादा असर करेगी, एक कम असर करेगी। इससे क्या होगा, पेशेंट का फेथ और पेशेंट को भी डिस्कंफर्ट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, कि सारी जो इंश्योर दैट एवरी टैबलेट मस्ट कंटेन दी स्टेटेड अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट गिवन इन दी फार्माकोपिया, मतलब अपने लिमिट में ही है, 0.525 mg के अंदर में ही है, क्योंकि हर टैबलेट का अपना खुद का अपना एक प्रिस्क्राइब लिमिट होता है कि भाई इतना 0.25% या 1%, 2%, 3% तक ऊपर नीचे चलेगा, तो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही उसका कंटेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद है फ्रायबिलिटी टेस्ट। फ्रायबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पैकेजिंग के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, या आप हैंडलिंग के टाइम पे बार बार टैबलेट को आप स्ट्रिप को आप ऊपर नीचे इस तरीके से फेंकते हैं, गिरता है टैबलेट, तो उसके दौरान टैबलेट टूटनी नहीं चाहिए, टैबलेट उसका स्ट्रेंथ उतना अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, उसको हम लोग चेक करने के लिए करते हैं फ्रायबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल सा मेथड है, ये आपका इक्विपमेंट है, फ्रायबिलेटर इसको बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रायबिलेटर। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये एक ऐसा देखो, एक राउंड डिस्क है, यहाँ पर इस तरीके से देखो शेप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है पता है, ये है एक तरीके से आपका राउंड डिस्क के अंदर जो आपके टैबलेट को उठा के ऊपर लेके जाता है और नीचे वापस से गिराता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें टैबलेट को आप जैसे ही डालते हो, आपको जैसे टैबलेट का चेक करना है क्या कि फ्रायबिलिटी कैसी है, तो टैबलेट को बार बार गिरा के चेक करना होगा ना। फ्रायबिलिटी मतलब होता है गिरा गिरा के चेक करना। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 टैबलेट लेंगे और यहां पर डाल देंगे और इसको खोलते हैं, पहले खोलते हैं, 20 टैबलेट इसके अंदर डाला, फिर इसको पैक कर दिया, फिर मशीन को चालू किया। यहां पे हम क्या करेंगे, मशीन को 4 मिनट के लिए सेट करेंगे और यहां पे रोटेशन सेट करेंगे क्या, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट। 4 मिनट के लिए हम लोग उसको छोड़ेंगे, यानी कि 100 बार टैबलेट आपका अप एंड डाउन होगा। अप एंड डाउन मतलब ऊपर से जाएगा, क्योंकि देखो टैबलेट, ये टैबलेट है ना, ये ऊपर ऐसे लेके जाएगा और फिर यहां से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर यहां से नीचे गिरेगा टैबलेट, फिर ये वापस आएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएगा, फिर यहां नीचे गिराएगा। इस तरीके से ना टैबलेट को 20 बार गिराया जाता है। ठीक है, 20 बार गिराया जाता है और गिराने के बाद हम लोग टैबलेट को बाहर निकालते हैं। तो पहले जो हमने वजन किया था टैबलेट को इसमें फाइब्रेटर में डालने से पहले, तो फॉर एग्जांपल वो था ए, और उसके बाद मतलब फाइब्रेटर के बाद ये 20 बार 100 टाइम्स उसको गिराने के बाद, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, आरपीएम, गिराने के बाद हम लोग उसको नाम देंगे वाई, और वाई का जो वजन आया वो है 20। मैं अभी इसको ग्राम में दे देता हूं, ग्राम, ए ग्राम और बी ग्राम। तो ए ग्राम और बी ग्राम में 1% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब पहले वाला वजन आपका अगर 100 ग्राम 99 mg था, सॉरी समझ लो 100 था, 100 ग्राम था जो आपने पहले वजन किया, तो फाइब्रेटर में जाने के बाद अगर उसका वजन 99 ग्राम होता है तो आपका टैबलेट पास है, पर अगर उससे कम हो जाता है, 98 या 97 हो जाता है, तो आपका टैबलेट फेल हो जाएगा। तो ये वजन कैसे आता है, आपने जब इसको 20 बार घुमाया, 100 बार घुमाया, 4 मिनट तक को घुमा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फिर से खोलेंगे, टैबलेट को, जो अक्खे की टैबलेट, जो बड़ी बड़ी टैबलेट, उसको उठा के आप अपने बटर पेपर रखेंगे। तो पहले जो टैबलेट डाला था उसको तो वजन किया ही था, घूमने के बाद जो वजन आया वो भी वजन हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि घूमने के बाद हमने जो भी पाउडर रहेगा, पाउडर को नहीं निकालेंगे, जो अक्खा अक्खा है बस वही निकालेंगे, उसको वजन करेंगे। तो इसमें पहला वाला वजन था ये दूसरा वाला वजन था। इस दोनों वजन में 1% ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर 100 था तो 99 है तो पास, लेकिन अगर 97 98 है तो फेल हो जाएगा आपका टेस्ट। तो अगर आपका वजन 97 98 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टैबलेट कहीं ना कहीं टूटी है, और अगर टैबलेट टूटी है, इसमें छोटे से छोटे में घुमाने में गिर के टूट रही है 100 बार में, तो वहां तो और ज्यादा शॉक टैबलेट को लगता है जब उसको गिराते हैं, जब उसको पैकेजिंग वगैरह में यहाँ वहां यूज करते हैं, तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा टूट सकती है। इसलिए हम लोग टैबलेट को फिर फेल कर देंगे अगर वो यहाँ पर फेल हो जाती है। तो क्या है इसमें देखते हैं, 20 टैबलेट लिया, ठीक है, वजन किया, फाइब्रेटर में डाला, फाइब्रेटर को चालू किया, 4 मिनट के लिए उसको घुमाया। कैसे मशीन को सेट किया था, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट पे सेट किया, तो क्या होगा,
वो 100 बार घूमेगा, क्योंकि 4 × 25 100 बार होता है। और 4 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, टैबलेट को बाहर निकालेंगे चेंबर से और फिर से उसको वजन करेंगे। तो देखो आपका वजन एक यहाँ पे है, एक वजन यहाँ पे है, इसमें और इसमें 1% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1% से ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो अगर 1% से कम डिफरेंस है तो टैबलेट आपका पास, और अगर 1% से ज्यादा डिफरेंस है तो टैबलेट आपका फेल। ठीक है, तो ये आपका था ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग, इसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद है आपका हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप टैबलेट की हार्डनेस को चेक करते हो, टैबलेट कितना हार्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, इस मशीन, ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे टैबलेट को हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये रहा टैबलेट, यहाँ पे हम लोग उसको, हाँ ये रोज फाइब्रेटर को उसको हम लोग यहाँ पे दबाते हैं। ठीक है, हार्डनेस टेस्टर को यहाँ पे हम उसको दबाते हैं। जितना आप प्रेस करोगे उतना यहाँ पे आपको उसका ये दिखाएगा कि कितना आपकी ताकत लग रही है, यानी कि टैबलेट के ऊपर कितना जोर आ रहा है, कितने केजी का आ रहा है। जैसे 4 kg का आ रहा है, 5, जैसे आप दबा रहे हो पहले 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 5, जैसे आप जितना ज्यादा दबाओगे उतना यहाँ पे मीटर दिखाता है। जैसे आपके घर में होता है ना, आप लोग यूज करते हो रसोई में पक्कड़, वैसा ही चीज है, बट पक्कड़ के ऊपर बस एक मीटर लगा दो कि आप जो दबा रहे हो कितना ज्यादा वजन इस यहाँ पर टैबलेट को सहना पड़ रहा है, वो यहाँ से हमको मीटर से पता चलता है। तो कैसा होता है ना कि आपका टैबलेट एक पर्टिकुलर वजन सहना चाहिए, जो नॉर्मली एवरेज होता है वो 4 kg से ज्यादा वजन सहना चाहिए। अगर आपकी टैबलेट 4 kg से ज्यादा वजन 4 kg से पहले ही टूट जा रही है, जो आप दबा रहे हो 4 kg आने से पहले ही टूट जा रही है, इसका मतलब आपकी टैबलेट का हार्डनेस भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो टैबलेट की हार्डनेस टेस्टिंग को भी हम लोग ये हार्डनेस टेस्टर से करते हैं, जहां पे हम टैबलेट को प्रेस करते हैं। आपका टैबलेट ऑलमोस्ट 4 kg का वजन सहना चाहिए, उसके बाद ही टूटना चाहिए। अगर उसके पहले टूट जाता है, इसका मतलब आपके टैबलेट का हार्डनेस भी अच्छा नहीं है। पर हर टैबलेट का ऐसा नहीं रहता है, अलग अलग टैबलेट का अलग अलग हार्डनेस टेस्टर होता है। मतलब किसी का 4 kg होता है, किसी का 6 kg होता है, किसी का 2 kg भी होता है कि उसके बाद टूट जाएगा। तो डिपेंड करता है अलग अलग टैबलेट के हिसाब से। लेकिन हार्डनेस टेस्टर कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल शॉक जो होता है हैंडलिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे, वो टाइम पे विथ स्टैंड रह सके, खड़ा रह सके, उसके लिए हम लोग इसको ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए ये हार्डनेस टेस्टर इसका यूज करते हैं। और इसमें यहाँ पे देखो केजी में, इसको यहाँ पे केजी में आपको दिखाता है कि आपकी टैबलेट ने कितना वजन सहा है। और 4 kg नॉर्मली हर टैबलेट को उसको हार्डनेस इतना तो पावर होना चाहिए कि 4 kg तक टूटे ना। 4 kg के बाद अगर टूट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 kg के बाद टैबलेट टूटनी ही चाहिए। नहीं तो अगर तो भी नहीं टूटेगी तो मतलब स्टमक में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट हार्डनेस टेस्ट ऑफ टैबलेट। कैसे करते हैं? हार्डनेस टेस्टर से करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है? यहां पर हम चेक करते हैं कि टैबलेट आपके स्टमक में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी, है ना? तो पेट में जाके चेक करना तो मुश्किल है, इन विवो तो मुश्किल है, तो इन विट्रो करेंगे, मतलब बाहर ही करेंगे। तो बाहर करने के लिए क्या होगा, टैबलेट को पानी में डुबोएंगे और डुबो के चेक करेंगे टैबलेट टूटी कि नहीं टूटी, यही होगा ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करेंगे, देखिए आप ये इक्विपमेंट देख पा रहे हैं, इक्विपमेंट ध्यान से देखिए। जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। जो ये सारी चीजें दिख रही है ना आपको, तो देखो यहाँ पे ना क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसको हम लोग बास्केट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 होता है टोटल। आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर है ना एक एक टैबलेट डाल देंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको उठा के ऐसे दिखाऊं तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा, ये सबका जो नीचे वाला हिस्सा है वो मेस वाला है। नीचे क्या है, मेस है। मेस क्यों होता है? क्योंकि टैबलेट जब एक बार डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट जाएगी, तो इसी मेस के रास्ते से वो बाहर आएगी और बीकर में मिक्स हो जाएगी। तो देखो कैसा है, टैबलेट आपने डाला इसमें और इसको टैबलेट को अपने मशीन पे यहाँ पे सेट कर दिया। ये मशीन क्या करती है पता है? ये मशीन अप एंड डाउन, देखो यहाँ पे है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट करती है। यानी कि आपने इसमें टैबलेट डालने के बाद इसको आपने बीकर में पानी है, ठीक है, इस पे आपने सेट किया। इस पानी में भी कैसा है, थोड़ा सा हम लोग इस पानी को भी उस तरीके का बनाते हैं, टेम्परेचर भी उस तरीके रखते हैं जिस तरीके से हम लोग को स्टमक में मिल पाए। लेकिन जैसे इन विवो होता है, वैसे इन विट्रो हम लोग थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, ठीक है। बट इक्वली होता है क्या, नॉर्मली पानी होता है। आपने यहाँ पे इसको सेट करना है, ठीक है। इस बास्केट को आपने यहाँ पे सेट किया और ये क्या करेगा, ये देखिए पानी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये अप एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। उससे क्या होगा, जो टैबलेट इसमें है वो टैबलेट को पानी, जो पानी है वो मतलब पानी में डूब जाएगा वो,
और अप एंड डाउन करने से वजह से थोड़ा सा मूवमेंट होगा। ऐसा मूवमेंट कहाँ होता है? स्टमक में होता है। पैरासिटिक मूवमेंट जो होता है स्टमक में वो यही होता है, अप एंड डाउन वाला थोड़ा। तो वैसा मूवमेंट यहाँ पे उसको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी टैबलेट यहाँ पर टूट कर इस लिक्विड में, जो नीचे लिक्विड दिख रहा है आपको ये बीकर के अंदर, उस लिक्विड में चली जाती है, इस टैबलेट टूटकर उस बीकर में चली जाती है, तो इसका मतलब आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, अगर वो इस बीकर में टूट के नहीं गई, इसका मतलब आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है मशीन कैसे काम करती है? बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो ये बास्केट है, इसके नीचे यहाँ पे जाली होती है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो यहाँ जाली होती है, सब नीचे जाली होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप डाल रहे हो तो पूरा ओपन है, लेकिन नीचे जो होता है वो जाली होती है। क्यों? क्योंकि डूबता इतना ही पानी के अंदर है जिसमें टैबलेट पूरी डूब जाएगी। ऊपर नीचे होता है तो क्या है, उसको थोड़ा मूवमेंट मिलता है टैबलेट को घुलने के लिए, और घुलने के बाद अगर टैबलेट आपकी जाली से बाहर निकल जाती है तो आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर नहीं निकली है इसका मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 6 टैबलेट लेंगे और ट्यूब में डालेंगे। ये ट्यूब में डाल दिया 6 टैबलेट जो मैंने बताया था। फिल द बास्केट विथ वाटर एंड मेंटेन टेम्परेचर। इसी को फिर इस बास्केट को वाटर में डाल दिया और टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर दिया भाई कि भाई हमको क्या टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद क्या है, मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्यूब्स जो थी, ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्यूब्स क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, है ना। फिर क्या होगा, टैबलेट पासेस थ्रू दी मेस। मेस कहाँ पे है? मेस यानी कि जाली कहाँ पे है? मैंने बताया ना, ये जाली कहाँ पे है? इधर है, नीचे है। तो यहाँ पे टैबलेट पासेस थ्रू द सीव, जैसे टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी वो सीव से पास होके बाहर आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेटर टाइम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अरे आपको पूरा कांच का दिखाई दे रहा है ना, जैसे टैबलेट बाहर आ रही है टूट के, तो टाइम चेक करो कि किस टाइम पे टैबलेट टूट के बाहर आई, तो वो उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम हो जाएगा। वो टाइम जिस टाइम पे टैबलेट टूट के बाहर आ जाती है ना, डिसइंटीग्रेट होके उस मेस से बाहर आ जाती है, वो टाइम उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम रहेगा, ठीक है। तो टाइम हमको नोट करना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो आधे घंटे से कम टाइम में अनकोटेड टैबलेट है तो टूट जानी चाहिए, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। और अगर कोटेड टैबलेट है तो 1 घंटे के अंदर वो भी टूट जानी चाहिए, यानी कि हमें टाइम मिल गया। अनकोटेड टैबलेट लेस देन कितना, लेस देन आधा घंटा टूट जानी चाहिए। और अगर कोटेड टैबलेट है तो लेस देन 1 आवर, 1 आवर में वो भी टूट के इस मेज से बाहर आ जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर 6 टैबलेट आपका बास्केट के बाहर आ गया 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर, ये अनकोटेड टैबलेट के लिए, ठीक है। ये किसके लिए? अनकोटेड टैबलेट, ठीक है। अगर आपका टैबलेट 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर टूट के टेस्ट ट्यूब के बाहर आ गया तो आपका टेस्ट पास है। पर अगर इफ 1 या 2 टैबलेट रह गया टैबलेट बास्केट के अंदर ही, बाहर नहीं आया, यानी कि टूटा नहीं, तो हम लोग सारा टेस्ट रिपीट करेंगे एडिशनल 12 टैबलेट के साथ में। वापस से 12 टैबलेट और यूज, उसको एक एक करके बास्केट में डालेंगे, जैसे 12 टैबलेट डाले थे ना, वैसे 12 टैबलेट डालेंगे और चेक करेंगे। यहां पर एक दूसरा चांस होता है आपको, टोटल मिला के देखो, अभी की 12, पुरानी 6, ये वाली, तो मिला के कितना हुआ? 18 में से अगर 16 टैबलेट आपकी पास हो गई बास्केट से तो आपका टेस्ट पास है, ठीक है। और अगर 16 टैबलेट से कम पास हुई, यानी कि 15 टैबलेट ही पास हुई, 3 टैबलेट फेल हो गई, तो आपका टेस्ट फेल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या है, 18 में से 1 फेल हुई तो आपका टेस्ट पास, 2 फेल हुई तो भी आपका टेस्ट पास। फेल हुई इन द सेंस टूट के बाहर नहीं आई जाली के और बीकर में नहीं मिक्स हुई। अगर 2 से ज्यादा, इफ मोर देन 2 आर फेल, देन योर ओवरऑल टैबलेट का टेस्ट ही फेल। तो आपको पूरा जो दवाई है उसको फेंकना पड़ता है, टैबलेट को। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्यूब, है ना, और ये है आपका बीकर, इसको ध्यान से देख लीजिए। 18 में से आपकी 16 टैबलेट पास होनी चाहिए, और अगर स्टार्टिंग में 6 की 6 पास हो गई तो 12 वाला टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब जाते हैं हम लोग इसके बाद वाले टेस्ट में, वो है डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus। यहां पे हम चेक करते हैं डिसोल्यूशन, टैबलेट का डिसोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो टैबलेट का डिसोल्यूशन में क्या करना है, ये भी सेम वही मशीन है जो हमने पढ़ा कहां पे, डिसइंटीग्रेशन में। पर ये वो जो मशीन थी वो अप एंड डाउन करती थी, राइट। पर ये क्या करती है, ये गोल गोल घूमती है,
ठीक है, क्योंकि वहां पे मतलब तोड़ना था, ब्रेक डाउन और टैबलेट चेक करना था। यहाँ पे खोलना है, घोलना मतलब डिसोल्यूशन कर चेक करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये राउंड मूवमेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक ऐसा बास्केट होता है जो पूरा का पूरा जाली से बना रहता है, पूरा का पूरा जाली से बना रहता है, ठीक है। और यही बास्केट देखो, ये रहा, ये जो बास्केट है वो यही है, ठीक है। इसके ऊपर बाद में इस तरीके से देखो और लगा रहता है। तो यहाँ से नीचे से खुलता है, यहाँ से खोलना है, खोल के टैबलेट डालना है, फिर इसको बंद कर देना है, बंद करके इसको मशीन पे सेट कर देना है। ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है बास्केट में जो भी आपने टैबलेट डाली है उसको फिर हम यहाँ इस बीकर में सेट कर देना। ये जैसा उसमें बीकर था वैसे देखो यहाँ पे भी बीकर है, ये बीकर वाला पोर्शन है, ठीक है। अब मशीन को आप चालू करोगे, मोटर को चालू करोगे तो क्या है, इसे साफ जो है उसको गोल गोल घुमाएगा, किसके अंदर, पानी के अंदर, बीकर के अंदर, ठीक है। अब बीकर के अंदर क्या होता है, बीकर के अंदर है ना, हमने टेम्परेचर वगैरह सेट किया है, सारी चीजें सेट किया है, जैसा कि पहला हमने डिसइंटीग्रेशन में भी किया है। पर यहाँ पे कैसा है, यहाँ टैबलेट खुल रही है, तो आप टैबलेट खुल रही है को आंख से देख सकते हो क्या, नहीं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बार बार बीच बीच में सैंपल निकालना होगा, क्योंकि आपको चेक करना होगा ना टैबलेट कितना घुली, टैबलेट पानी में कितना % घुली, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सैंपल निकालना होगा बीच बीच में, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। कैसा होता है पता है कि टाइम, इसमें एक ऐसा ग्राफ बना लेने का, जैसे कि एक रखने का 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 60 मिनट, ऐसा करके अलग अलग टाइम पे 15 मिनट में एक बार सैंपल निकालो, उसका नाम ए दे दो, उसके बाद बी नाम दे दो, सी नाम दे दो और डी नाम दे दो। ये कितना ml निकालने का, समझ लो फॉर एग्जांपल आपने निकाला 5 ml सैंपल निकाला, ठीक है। तो अगर आपने 5 ml सैंपल निकाला तो आपको फिर 5 ml फ्रेश वाटर भी डालना है इसके अंदर, ठीक है। ये तो आपका रीडिंग जो होता है खराब हो जाएगा। तो 5 ml आपने क्या निकाला, आपने निकाला सैंपल, तो वैसे ही 5 ml आपको फ्रेश वाटर भी डालना है, ठीक है। तो 5 ml वाटर डालना है, वो तो आप डाल ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या है ना, यहां तक आप देखेंगे कि आपकी टैबलेट ऑलमोस्ट घुल जाती है, ठीक है। अब जब यहां तक घुल जाती है तो अभी आपको देखना है कि आपका टैबलेट का घुलने का ग्राफ कैसा है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसा एक टेस्ट होता है जो परसेंटेज प्यूरिटी निकालता है, मतलब इस पानी में कितना टैबलेट कितना % घुली है, ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि टैबलेट यहाँ पे आपका 25% घुल गया था, ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका टैबलेट 50% घुल गया था, यहाँ पे आपका टैबलेट 75% घुल गया था, यहाँ पे आपका टैबलेट 100% घुल गया था। तो इस तरीके से आपको एक आपका ग्राफ पता चलता है, ठीक है। ग्राफ पता चलता है कि टैबलेट आपका सारा का सारा कैसे घुलता है, क्योंकि एक आपने किया, दूसरा भी करना, तीसरा भी करना है कि सेम की सारी टैबलेट सेम टाइम पे घुल रही है कि नहीं घुल रही है, मतलब सबका जो डिसोल्यूशन टाइमिंग है वो सबका सेम है कि नहीं है, तो वो चेक करना होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये आपने कर लिया तो एक ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां कर देंगे क्या, परसेंटेज कर देते हैं, चलो यहां कर दो टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज की जैसे टाइमिंग क्या था आपका, आपने 15 मिनट में निकाला था, 30 मिनट में निकाला था, 45 मिनट्स में निकाला था और 60 मिनट्स में निकाला था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 25%, 50% घुल गया, 70% घुल गया, 100% घुल गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉट आएगा, यहाँ एक डॉट आएगा, जैसा ऐसा देखो ना, 15 25 15 25 30 50 30 सॉरी 30 मिनट, हाँ 30 मिनट और 50 ऐसे किया। फिर आपका देखो ये ऐसे ग्राफ बना है ना, ये ऐसे ही बना, अलग अलग ग्राफ सबका बनता है जैसा होता है। तो आपको सारी टैबलेट का चेक करना है, बस 2-3 टैबलेट का और चेक करना है कि सेम ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ग्राफ, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी टैबलेट सही टाइम पे घुल रही है कि नहीं घुल रही है ना। एक टैबलेट घुल रही है फटाक से, एक टैबलेट घुल रही है लेट, इसका मतलब कुछ तो आपने प्रॉब्लम की है टैबलेट को ये बनाने में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टैबलेट लेना है, बास्केट में डालना है, मोटर स्विच ऑन करना है, सही बात है। बास्केट को रोटेट करना है 100 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 100 बार ऐसे से गोल गोल घूमना है, ठीक है। 45 मिनट तक घुमाएंगे, फिर उसको सैंपल रिमूव करते रहेंगे। देखो सैंपल रिमूव किया है हम लोग यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सैंपल रिमूविंग, ठीक है। चेक द डिसोल्यूशन टाइम, और डिसोल्यूशन टाइम भी मतलब सैंपल रिमूव किया तो उसमें डिसोल्यूशन टाइम भी है ना, 15 मिनट में किया, 30 मिनट में किया, 45 मिनट में किया, ठीक है। रिपीट विद दी 5-6 टैबलेट मोर, 5 टैबलेट का करेंगे। तो जो सबका ग्राफ है वो सिमिलर है कि नहीं है, सभी के सभी टैबलेट सेम टाइम पे घुल रही है कि नहीं घुल रही है, वो चेक हो जाता है। अगर अलग अलग टाइमिंग है तो आपका टेस्ट फेल है। जैसे कि आउट ऑफ 12 टैबलेट 10 टैबलेट शुड बी एट द सेम टाइम, मतलब आपका जो ग्राफ है इसका ऐसा बना तो 10 का ग्राफ भी सेम ही होना चाहिए। अगर 1 का फेल हुआ चलेगा, 2 का फेल हुआ चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा अगर 12 में से फेल हुआ तो आपका टेस्ट फेल, पर अगर 2 से कम हुआ तो आपका टेस्ट
पास। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन टेस्ट एंड ये मशीन इक्विपमेंट्स का नाम है डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, देखो यहां पे बास्केट होता है। डिसइंटीग्रेशन में क्या था, वहां पे बास्केट में 6 ट्यूब थी, यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा बास्केट होता है, जाली का बना हुआ, यही साइज होता है, एग्जैक्टली ये साइज होता है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। इसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगर मैं कहूं आपको, जो आपको ध्यान रखना है, वो एक ये है वेट वेरिएशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट और हार्डनेस टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो अक्सर मैक्सिमम परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी सारे टेस्ट तो नॉर्मल है, बाकी सारे टेस्ट को हम लोग ऐसे फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, फिजिकली चेक करना बोल सकते हैं। पर ये सारे टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो परफॉर्म करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट वेरिएशन, सारे टैबलेट का वेट एक जैसा है कि नहीं, फ्राइबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट, जो हमने यहाँ पे सबका सब पढ़ा। समझ में आ रहा है? सो ये हो गई सारी बातें टैबलेट को एडवांटेज डिसएडवांटेज की। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव्स पढ़ा था। उसके बाद टैबलेट कैसे बनता है, और इसमें हमने टैबलेट के क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। और लास्ट में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, वो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। टोटल 5 चीजें हमने आज पढ़ी है। अब मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में रिलेटेड टू कोटिंग चीजें जो हैं वो बताऊंगा। थैंक यू सो मच।